यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? जियांग फे मैजिशियन नहीं था, इसलिए मैजिकल फ्लक्चुएशंस को महसूस करने में वो काफी धीमा था। लगता है यहाँ कोई बैरियर है। ये बैरियर इस जगह का असली रूप छुपा रहा है। इजेबेला ने समझाया। इसे तोड़ने का कोई तरीका है? जियांग फे ने पूछा। ये आसान है। इजेबेला ने जियांग फे को पीछे हटने का इशारा किया, फिर साधारण ड्रैकोनियन में कुछ शब्द बोले। उसके हाथों में एक रोशनी चमकी और जियांग फे के सामने का नजारा बदलने लगा। एक हल्की मैजिकल वेव के बाद बड़ा पेड़ मुड़ने लगा। जल्दी ही वो पेड़ हवा में गायब हो गया और उसकी जगह एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस आ गया। अरे, ये पोप के टूम का एंट्रेंस है। सच में बहुत अच्छी तरह छुपाया गया है, जियांग फे ने हैरानी से कहा। इजाबेला और एरियल दोनों मैजिशियनों में टॉप लेवल की थीं, फिर भी इतने करीब आने पर ही उन्हें ये बैरियर वाला एंट्रेंस पता चला। अगर कोई और प्लेयर जो एंट्रेंस की लोकेशन नहीं जानता, पूरे होली माउंटेन पर पोप के टूम को ढूंढे तो वो सुई ढूंढने जैसा होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास पोप के टूम का ट्रेजर मैप न हो तो कोई ऐसी कोशिश भी नहीं सोचता। आखिर पोप का टूम खोदना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। अंदर ट्रैप्स होंगे क्या? जियांग फे अंडरग्राउंड टूम में सीधे घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये आसान है। एलिस जियांग फे के पास कूद आई, फिर अपना छोटा सा हाथ हिलाया। सामने एक वाटरमैन बन गया। फिर वो वाटरमैन एंट्रेंस के अंदर चला गया। उसी समय एरियल ने जियांग फे के सामने एक वाटर स्क्रीन प्रोजेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर वही दिख रहा था जो वाटरमैन देख रहा था। जैसे जैसे वाटरमैन आगे बढ़ता गया, जियांग फे और बाकी लोग स्क्रीन की इमेज से टूम के एंट्रेंस के आगे का पूरा हाल साफ देख सकते थे। मैजिशियन होना कितना कन्वीनियंट है। काश शुरुआत में ही मैं मैजिशियन बन जाता, जियांग फे ने कहा। डॉन ब्रेक गेम की ओपननेस की वजह से प्लेयर सिद्धांत रूप से वो सारी मैजिक सीख सकते थे जो एनपीसीज यूज करते थे, लेकिन स्किल बुक्स मिलना अलग बात थी। कोई खतरा नहीं लग रहा। एरियल ने वाटरमैन को कंट्रोल करते हुए टूम के अंदर एक स्टोन डोर तक पहुंचा दिया। वाटरमैन सिर्फ डिटेक्शन मैजिक से समन किया गया था, इसलिए वो स्टोन डोर नहीं खोल सकता था। उसका रास्ता रुक गया। चलो अंदर चलते हैं। भले ही वाटरमैन ट्रैप्स की संभावना पूरी तरह खारिज न कर पाया हो, लेकिन जियांग फे जानता था कि बिना रिस्क के रिवार्ड नहीं मिलता। अगर टूम में घुसने की हिम्मत न की तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तीनों टूम में घुस गए। वाटरमैन पहले ही एक बार घूम चुका था, इसलिए जियांग फे और दोनों लड़कियां अंदर से वाकिफ थीं। पूरा रास्ता सुरक्षित था और जल्दी ही वो स्टोन डोर के सामने पहुंच गए। ये टूम का असली एंट्रेंस होना चाहिए। सब सावधान रहना, जियांग फे ने दोनों लड़कियों से कहा। वो स्टोन डोर धकेलने को तैयार था। हस्बैंड, तुम भी सावधान रहना। एरियल ने वाटरमैन को कंट्रोल करके जियांग फे के बगल में खड़ा कर दिया। अगर कोई खतरा आया तो वाटरमैन जियांग फे के अटैक को ब्लॉक कर सकता था। कड़क। स्टोन डोर बेहद भारी था। अच्छी बात यह थी कि जियांग फे की स्ट्रेंथ काफी थी, इसलिए वो मुश्किल से ही सही धकेल पाया। धम। स्टोन डोर सिर्फ आधा ही खुला, जैसे कोई चीज उसे रोक रही हो। जियांग फे ने दोबारा धकेला तो भी वो नहीं हिला, लेकिन इतनी बड़ी गैप तो बन गई थी कि एक आदमी आसानी से गुजर सके। फुश। गैप से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, जिससे जियांग फे के रोंगटे खड़े हो गए। एरियल वाटरमैन को अंदर भेजकर देख। इस बार जियांग फे बहुत सावधान था। हाँ। एरियल ने सिर हिलाया, फिर वाटरमैन को टूम के अंदर भेज दिया। वाटरमैन दरवाजे से अंदर गया तो उसके सामने का नजारा तीनों के सामने प्रोजेक्ट हो गया। ये सफेद मार्बल का एक हॉल था। कुल 108 नाइट लूमिनस पर्ल्स लगे थे, जिनकी रोशनी से पूरा पत्थर का कमरा दिन जैसा चमक रहा था। कमरे के बीच में एक शुद्ध सोने का स्कल्पचर था। सोने का एक आदमी जिसकी आंखें एमरल्ड की थीं। मूर्तिकार का काम बेहद बारीक था। सोने वाले आदमी की आंखें थोड़ी बंद थीं, जैसे वो जिंदा हो लेकिन सो रहा हो। सोने वाला आदमी बीच में था और उसके चारों तरफ 32 कॉफिन साफ सुथरे तरीके से रखे थे। ये सारे कॉफिन मिथ्रिल के बने थे और उनमें अनगिनत रत्न जड़े हुए थे। हर कॉफिन के सामने एडमेंट का एक क्रॉस भी लगा था। धत। लुमिनस चर्च वाले वाकई बहुत शौकीन है। जियांग फे सोचते हुए सांस छोड़ बैठा। सिर्फ ये मिथ्रिल और एडमेंट ही टन के हिसाब से कीमती थे। बाकी चीजों की तो बात ही छोड़ो। ये सब हाई टायर फोर्जिंग मटेरियल्स थे। एडमेंट लेवल 80 और 90 वाली लेजेंडरी हथियारों के लिए जरूरी मटेरियल था। इसके अलावा एडमेंट और मिथ्रिल दोनों सब्सिडियरी मिनरल्स थे, जो तभी मिलते थे जब प्लेयर्स दूसरे मिनरल्स इकट्ठा करते थे। इनके लिए कोई अलग वेन ही नहीं था। मिलने के चांस बहुत कम थे। जैसे माइनिंग में लॉटरी लग जाए तो अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी कीमत कितनी होगी। ये ट्रिप वाकई वर्थ इट है। जियांग फे ने खुद से सिर हिलाया। अगर इन कॉफिन्स में कोई खजाना न भी हो तो सिर्फ ये 32 कॉफिन ही उसे मालामाल करने के लिए काफी थे। चलो अंदर चलते हैं। स्टोन रूम में वाटरमैन पर कोई अटैक नहीं हुआ था, इसलिए जियांग फे की सतर्कता कुछ कम हो गई थी। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी जियांग फे के पीछे से एक आलसी सी आवाज आई। भड़ास। जियांग फे लगभग उछल ही पड़ा। वो लोग चुपके से पोप का टूम खोदने आए थे। पहले से ही ये काम काला था।
अब पीछे से अचानक किसी अजनबी की आवाज सुनकर जियांग फे के तो होश उड़ गए। कौन है? इजेबेला और एरियल भी चौंक गईं। दोनों तुरंत लड़ने की पोजीशन में आ गई। जियांग फे ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का थोड़ी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बेनेट स्ट्रेज, नागा इंटरमीडिएट सेलेस्टियल लेवल, 115 हेल्थ पॉइंट्स, 100%। रिमार्क्स नागा लीडर, भड़ास तू है? जियांग फे ने उसके एट्रीब्यूट्स देखे तो उसका दिल शांत हो गया। मुझे डर था कि ये लड़कियां विधवा हो जाएंगी, इसलिए तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। इस दुनिया में हमारे जैसे दो ही लोग हैं। अगर तू मर गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा ना? ड्रैगन गॉड ने मुस्कुराते हुए जियांग फे से कहा। अकेला? तेरी ये बकवास, तू फिर से मुझे फंसाने आया है ना? जियांग फे ब्लेसिंग ऑफ द ड्रैगन गॉड की वजह से बेनेट स्ट्रास से पहले से ही नाराज था। रिस्पेक्टेड ड्रैगन गॉड, इजेबेला और एरियल ने तुरंत ड्रैगन गॉड को नमस्कार किया, फिर जियांग फे के पीछे छिप गईं। आखिर बचपन से ही उन्हें कहानियों में यही सिखाया गया था कि आग, चोर और बड़े ड्रैगन से दूर रहो। हे हे। तू इसकी कद्र कर ले यार। अगर मैं तुझे बचाने ना आता तो वो छोटा सा सोने वाला आदमी तुझे काट काट के मार डालता। ड्रैगन गॉड का अंदाज अभी भी मजाकिया था। सच में जियांग फे असल में 80% मान चुका था। आखिर ड्रैगन गॉड के यहाँ आकर झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। पोप की पोजीशन कितनी भी ऊंची हो, वो ड्रैगन गॉड को अपनी कब्र की रखवाली करने के लिए नहीं बुला सकते थे। बिल्कुल, बता, तुझे पता है मौजूदा पोप कौन सी जनरेशन का है? ड्रैगन गॉड ने पूछा। मैं जियांग फे जवाब नहीं दे पाया। उसे सच में नहीं पता था कि मौजूदा पोप कौन सी जनरेशन का है। 34वीं जनरेशन। इजाबेला को ये बात साफ पता थी। और टूम में कितने कॉफिन हैं? ड्रैगन गॉड ने फिर पूछा। 32। जियांग फे ने थोड़ी देर पहले ही गिने थे। जब 33 पोप मर चुके हैं तो सिर्फ 32 कॉफिन क्यों है? ड्रैगन गॉड ने सवाल जारी रखा। मैं कहीं ऐसा तो नहीं? जियांग फे को अंदाजा लगने लगा। सही समझा। वो छोटा सा सोने वाला आदमी पहले पोप की मम्मी है। उसमें पीक ओवरलॉर्ड जितनी स्ट्रेंथ है। अगर तू अंदर जाने की हिम्मत करता तो तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाता। ड्रैगन गॉड ने जियांग फे की तरफ घृणा से देखा। भड़ास, मैं सोच रहा था इस टूम में कोई एम्बिश क्यों नहीं है। असल में बड़ा बॉस अंदर ही बैठा है। जियांग फे लुमिनस चर्च की इस चाल पर गालियां देने लगा। लुमिनस चर्च ने वाकई कमाल की चाल चली थी। उन्होंने पहले पोप को मम्मी बनाकर टूम की रखवाली पर लगा दिया। पीक ओवरलॉर्ड की स्ट्रेंथ के साथ कोई भी टूम चोर अंदर घुसा तो अच्छा अंत नहीं पाएगा। इसी वजह से लुमिनस चर्च पोप के टूम को लेकर इतना निश्चिंत था। आखिर पीक ओवरलॉर्ड को सिर्फ गॉड्स ही हरा सकते थे, लेकिन कौन सा गॉड दूसरों की कब्र खोदेगा? ऊपर से ये सिर्फ ओवरलॉर्ड लेवल की पुरानी कब्र थी। कौन सा गॉड अपना समय बर्बाद करता, भले ही डिवाइन लाइट गॉड मर जाए। नेफिलिम किंग अगस्टस जो लुमिनस चर्च से इतनी नफरत करता था, वो भी डिवाइन लाइट गॉड की कब्र नहीं खोदेगा। तो पोप का टूम तो वो कभी नहीं खोदेगा। ये उसके लिए फायदेमंद भी नहीं था, बल्कि शर्म की बात बन जाती। तो हम बेकार आए? जियांग फे नाराज होकर बोला। ये ट्रेजर मैप मिलना आसान नहीं था। जगह ढूंढने में काफी मेहनत लगी और यहाँ आकर भी कुछ नहीं ले जा पा रहे थे। ये बात उसे बहुत चुभ रही थी। वैसे ऐसा नहीं कि तुम कुछ ले ना सको। ड्रैगन गॉड बेनेट स्ट्रेज ने धीरे से भौहें उठाकर जियांग फे की तरफ देखा। जियांग फे हैरान हो गया। फिर उसे अचानक नागास की आम आदत याद आ गई। वो सब लालची होते हैं। क्या बात है? क्या ड्रैगन गॉड मेरे साथ हाथ मिलाना चाहता है? जियांग फे ने सोचा। हे हम एक जैसे लोग हैं, इसलिए घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। मैं अंदर वाले छोटे सोने वाले आदमी को संभाल लूंगा और खजाना 80-20 बांट लेंगे। क्या कहता है? ड्रैगन गॉड ने चालाकी से मुस्कुराया। मुझे 80% और तुझे 20? जियांग फे ने पूछा। बकवास, मुझे 80 और तुझे 20, जाहिर है। ड्रैगन गॉड ने जियांग फे को घूर कर देखा। अगर जियांग फे एक जैसा आदमी न होता तो उसे 20% भी न मिलते। ठीक है, जियांग फे ने थोड़ा सोचा और ड्रैगन गॉड को काउंटर ऑफर न देने का फैसला किया। आखिर बिना ड्रैगन गॉड के वो कुछ कर ही नहीं सकता था। ऊपर से ड्रैगन गॉड चाहे तो सब खुद रख सकता था। इसलिए जियांग फे के पास मोल भाव करने का कोई हक नहीं था। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियांग फे इस कोऑपरेशन के पीछे के मतलब पर नजर रख रहा था। अगर ड्रैगन गॉड उसके साथ पोप की पुरानी कब्र खोदेगा तो वो सही मौके पर यह बात उठा सकता था। तब ल्यूमिनस चर्च नागा रेस से नाराज हो जाएगा। फिर नागास के लिए न्यूट्रल रहना इतना आसान नहीं रहेगा। हे, अब तो मुझे नागास की लालची आदत सच में पसंद आने लगी है। जियांग फे ने दिल में हंसा। नागास के लिए आंखों के सामने पड़े खजाने को छोड़कर चल देना बहुत मुश्किल था। उनकी लालच इतनी भारी थी कि हजारों साल से न्यूट्रल रहने के बावजूद वो सेलेस्टियल्स से दुश्मनी मोल लेकर भी आगे पड़े खजाने पर हाथ डाल सकते थे। ठीक है, डील। तुम लोग दरवाजे के पास ही इंतजार करो, ड्रैगन गॉड ने कहा और अकड़ते हुए स्टोन रूम में घुस गया। कौन है? तू हिम्मत करता है पवित्र जगह में कदम रखने की?
जैसे ही सोने वाले आदमी ने किसी जिंदा चीज के अंदर आने का एहसास किया, वो तुरंत जाग गया। बस जैसे ही सोने वाले आदमी ने दहाड़ लगाई, उसकी इमराल्ड आंखें पूरी तरह खुल गईं और दो हरी लेजर रेज निकलकर ड्रैगन गॉड की तरफ चली गई। भड़ास, बोलने का मौका भी नहीं देता, सीधे अटैक शुरू। जियांग फे प्रोजेक्शन से स्टोन रूम के अंदर का हाल देख रहा था। हम्फ, ड्रैगन गॉड ने नाक से आवाज निकाली। फिर एक सुनहरी रोशनी ने एमरल्ड रेज को रोक लिया। उसी समय ड्रैगन गॉड ने हाथ हिलाया और एक सुनहरा ड्रैगन क्लॉ आसमान से उतर आया। एकदम से पहले पोप की ममी जमीन पर दब गई। दहाड़, पहले पोप ने छटपटाहट की, लेकिन ड्रैगन क्लॉ से छूट नहीं पाया। भले ही उसमें पीक ओवरलॉर्ड जितनी स्ट्रेंथ थी, ड्रैगन गॉड बेनेट स्ट्रजी इंटरमीडिएट सेलेस्टियल था, नेफिलिम किंग और सी एम्परर से भी मजबूत। उसके सामने पहले पोप के बस की कोई बात नहीं थी। ड्रैगन गॉड 2 कदमों में पहले पोप के सामने पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाया और पहले पोप के सिर के ऊपर एक बार थपथपाया। पहले पोप तुरंत शांत हो गया और पागलों की तरह छटपटाना बंद कर दिया, जैसे वो दोबारा गहरी नींद में चला गया हो। ठीक है, अंदर आ जाओ, ड्रैगन गॉड ने हाथ हिलाया। जियांग फे और दोनों लड़कियां टूम में घुस गईं। ये तो आसान लग रहा था, जियांग फे ने कहा। चाहता है मैं इसे छोड़ दूं ताकि तू ट्राई कर सके? ड्रैगन गॉड ने मुस्कुराते हुए जियांग फे की तरफ देखा। नहीं, ये तेरा ही है। जियांग फे ने जल्दी से सिर हिलाया। स्टोन रूम में घुसने के बाद उसने मिस्टीरियस रिंग से सोने वाले आदमी के एट्रीब्यूट्स देखे। सच में पीक ओवरलॉर्ड जितनी स्ट्रेंथ थी। ये सोने वाला आदमी सिर्फ एक छूने से जियांग फे को मार सकता था। ठीक है, अब लूट बांटते हैं। ड्रैगन गॉड ने कॉफिन्स की तरफ इशारा किया। कैसे बांटे? जियांग फे ने पूछा। पहले ही तय हो चुका है ना, 80-20। मैं घाटे में रहूंगा। 32 कॉफिन में से 7 तेरे। तू कॉफिन और उनके अंदर के सारे खजाने ले सकता है। ड्रैगन गॉड ने बड़े हाथ से इशारा करते हुए कहा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में जो छोटा सोने वाला आदमी है, वो भी टन के हिसाब से कीमती है। जियांग फे ड्रैगन गॉड की चाल में बिल्कुल नहीं आया। हे, तूने सच में पकड़ लिया। ड्रैगन गॉड थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आखिर उसका हालिया व्यवहार बच्चे को लॉलीपॉप दिखाकर बेवकूफ बनाने जैसा था। अगर ये बात फैली तो काफी शर्म की बात होती। मुझे 32 में से 20 कॉफिन चाहिए, बाकी कॉफिन और छोटा सोने वाला आदमी तेरा। जियांग फे ने अपना आइडिया बताया। असल में छोटा सोने वाला आदमी पीक ओवरलॉर्ड था, इसलिए उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। लेकिन जियांग फे इस छोटे सोने वाले आदमी को संभाल नहीं सकता था, इसलिए उसे थोड़ा कम पर राजी होना पड़ा। ठीक है। ड्रैगन गॉड थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान गया। आखिर इस छोटे सोने वाले आदमी की कीमत बाकी सारे कॉफिन से भी ज्यादा थी। अंदर की लाशों का क्या? जियांग फे को अचानक याद आया कि कॉफिन्स में सिर्फ खजाना ही नहीं, पोप की लाशें भी हैं। उन चीजों का हम क्या करें? यहीं छोड़ दो, जाहिर है। ड्रैगन गॉड ने कंधे उचकाए। वो सच में सिर्फ पैसे के लिए आया था। हो, इन पोप की लाशें बहुत अच्छी हालत में सुरक्षित है। मेरे पास एक आइडिया है, इजाबेला अचानक बोली। जियांग फे हैरान हो गया। ये पोप जिंदा रहते हुए बहुत पावरफुल थे। मैं उनके शरीर से एसेंस निकाल सकती हूँ, इजाबेला ने कहा। ब्लड एक्सट्रैक्शन सिर्फ नेफिलिम्स तक सीमित नहीं थी, लाइट फैक्शन वाले लोगों से भी निकाल सकते थे। बस नेफिलिम्स लाइट फैक्शन वालों से निकाला गया एसेंस यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन जियांग फे के पास लाइट फैक्शन की कई लड़कियां थीं जो इससे फायदा उठा सकती थीं। मैं तुम्हारे बिजनेस में दखल नहीं दूंगा, ड्रैगन गॉड बेनेट स्ट्राज ने कहा। ड्रैगन को लाइट फैक्शन से कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट पोप का टूम रेड करना उसके लिए भी काफी बोल्ड कदम था। इसलिए उसने इजाबेला और जियांग फे के काम को इग्नोर किया और अपने काम में लग गया। बेनेट ने 12 सार्कोफेगाई उठाए और उन्हें फर्श पर एम्प्टी कर दिया। सड़ी गली कॉर्प्सेस के ढेर एक तरफ फेंक दिए। वो इस बात की परवाह नहीं कर रहा था कि इजाबेला और जियांग फे उनसे क्या करने वाले हैं। पहले सब कुछ पैक कर लेते हैं, जियांग फे ने कहा। भले ही वो कॉर्प्सेस से एसेंस एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन उसे सब कुछ अपने इन्वेंटरी में रखना जरूरी था, क्योंकि टूम से स्ट्रॉन्ग मैजिकल फोर्स निकल रही थी। एक बार डिस्टर्बेंस हुई तो लाइट फैक्शन वाले जरूर नोटिस कर लेंगे। वर्स्ट केस में तो उन्होंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए आर्मी भेज दी होगी। जैसा कि एक्सपेक्ट था, गेम में प्लेयर्स एनपीसी से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। उनका इन्वेंट्री एक ऐसा मैजिक टूल था कि चाहे आइटम कितना भी बड़ा या भारी हो, वो सिर्फ एक स्लॉट लेता था। थोड़े ही समय में जियांग फे ने वहां की हर कॉर्प्स और सार्कोफेगाई लूट कर ली। मिस्टर बिग शॉट ड्रैगन, मैं अब लीव लेता हूँ, जियांग फे ने कहा। जा, ड्रैगन ने बिना जियांग फेस की तरफ देखे रिप्लाई दिया। जियांग फेस को नहीं पता था कि ड्रैगन फर्स्ट पोप के साथ क्या करने वाला है, लेकिन वो रुककर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डेंजर में पड़ने से बचने के लिए जियांग फे ने जल्दी से एबिसल गेट एक्टिवेट किया और टूम से भाग निकला। जैसे ही जियांग फे और इजाबेला चले गए, ड्रैगन ने मूव शुरू किया। पहले उसने अपने मैसिव क्लॉ से दीवारों में जड़े हुए ज्वेल्स और पर्ल्स निकाल डाले।
उसके बाद उसने आराम से टूम की दीवारें बनाने में लगे प्योर जेड्स भी कलेक्ट कर लिए। अगर जियांग फे ये सब देखता तो उसके मुंह से कोई शब्द न निकलता। भले ही जेड और नाइट लुमिनस पर्ल्स वैल्यूबल हों, लेकिन ड्रैगन अगर उन्हें सेल नहीं करने वाला था तो उनकी वैल्यू का क्या मतलब? ड्रैगन की ग्रीड ऐसी ही होती है। उनके लिए कोई भी वैल्यूबल चीज छोड़ना ब्लास्फेमी है। सब कुछ कलेक्ट करना ही उनका काम है। एबिसल डोर गायब होते होते ड्रैगन ने जो कुछ भी लूट सकता था सब लूट लिया। ठीक है। नाइस एंड स्पॉटलेस। ड्रैगन ने वहां सिर्फ डर्ट छोड़कर निकल लिया। पोप का कभी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड टूम अब सिर्फ डस्ट और डर्ट वाला रूम रह गया था। वॉल्स न होने की वजह से लग रहा था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। अपने अकॉम्प्लिशमेंट से सेटिस्फाइड होकर ड्रैगन गोल्डन लाइट की चमक के साथ चला गया। जैसे ही ड्रैगन फर्स्ट पोप को लेकर निकला, होली माउंटेन पर लाइट फैक्शन के होली हॉल में इंट्रूजन की अलर्ट बज उठी। ये फर्स्ट पोप की प्रेजेंस की वजह से था। जैसे ही फर्स्ट पोप डिस्ट्रॉय होता या टूम से डिसअपियर होता, होली हॉल को अलर्ट मिल जाता। 1 मिनट के अंदर ही टूम के जिम्मेदार लोग वहां पहुंच गए। ये किसने किया? रेड रोब्स पहने एक आदमी ने रोअर किया। वो रेज से फ्यूमिंग हो रहा था। ये कोई ऑर्डिनरी टूम नहीं था। ये फर्स्ट पोप का टूम था और बाकी सारे पोप्स भी वही थे। थोड़े ही समय में टूम रेडर्स की न्यूज मौजूदा पोप तक पहुंच गई। उसका एनरेज्ड होना तय था। उसके प्रेडिसेसर्स की रेस्टिंग प्लेस को जैसे कोई कॉमन टूम लूट कर लिया गया हो। कुछ भी नहीं बचा था। प्रीवियस पोप्स की बॉडीज तक नहीं। उसके बाद लाइट फैक्शन के सारे हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग्स का सीरीज शुरू हो गया। अपने पोप्स के टूम का रेडेड होना उनके फेस पर जोरदार स्लैप था। प्रॉब्लम ये थी कि कल्प्रेट को ढूंढना भी मुश्किल था। अगर जियांग फे ने ये क्राइम किया होता तो लाइट फैक्शन एक सिंपल ट्रेसिंग मैजिक से उसे आसानी से ट्रेस कर लेती। लेकिन ट्रेसिंग मैजिक से कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि रियल कल्प्रेट जिसने फर्स्ट पोप को सप्रेस किया था वो खुद बेनेट था। तथाकथित ड्रैगन गॉड लाइट फैक्शन के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा पावरफुल था। आखिर में चाहे उन्होंने जो भी किया, लाइट फैक्शन परपट्रेटर का नाम नहीं निकाल पाई। आखिर कोई नाम न मिलने पर लाइट फैक्शन ने सारा ब्लेम शैडो फैक्शन की नेफिलिम रेस पर डाल दिया। और देखो क्या हुआ। भले ही नेफिलिम रेस को पता न हो कि क्या हुआ है, उन्होंने खुशी खुशी ब्लेम एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट पोप का टूम रेड करना नेफिलिम रेस के लिए एक ग्लोरियस अचीवमेंट मानी गई। दोनों फैक्शंस के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जियांग फे को पता था, लेकिन उसने जानबूझकर इग्नोर किया। अभी वो इजाबेला पर ध्यान दे रहा था, जो एबिस के 10th फ्लोर के हॉल्स में एक मैजिक सर्कल सेटअप कर रही थी। पिछले 32 पोप्स बहुत पहले मर चुके थे, लेकिन उनके बॉडी में बची पावर बहुत स्ट्रांग थी। वो सब हाई ओवरलॉर्ड्स थे। एक बार में हर पोप का पूरा एसेंस एक्सट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल था। इसलिए इजाबेला ने हर कॉर्प्स के लिए इंडिविजुअल मैजिक सर्कल्स बनाए। पूरी प्रोसेस में काफी टाइम लगने वाला था। जियांग फे ने एरियल को इजाबेला की प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए छोड़ दिया, जबकि वो खुद आराम से टूम के लूट को चेक करने लगा। जियांग फे को 20 प्रिस्टीन सार्कोफागी मिले थे। उनके अंदर के प्रियशियस वैल्यूएबल्स के अलावा उसने जो मिथ्रिल और प्रिज्मेटिक कलेक्ट किया था वो अकेले ही एक फॉर्चून के बराबर था। सही रेसिपी मिल जाए तो जियान फे इन मेटल्स से कम 100 लेवल 80 लेजेंडरी टेयर इक्विपमेंट और वेपन्स बना सकता था, या फिर कम से कम 200 सेट्स लेवल 80 लेजेंडरी टेयर सेट इक्विपमेंट। जैक फैकिंग पॉट। जियांग फे ने खुद से कहा, उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि ल्यूमिनस चर्च के पोप का टूम लूट करके इतनी रिचेस मिल जाएंगी। कंपेयर करें तो उसका ये टूम रेडिंग लूट उस समय से कम 10 गुना ज्यादा रिवॉर्डिंग था जब उसने लाइट फैक्शन के टाउन्स को स्वीप किया था। सच कहें तो टाउन से जो चीजें मिली थीं वो कॉमन मटेरियल्स थी। भले ही क्वांटिटी में ज्यादा हों, फिर भी अच्छी थीं, क्योंकि जितना मटेरियल उसने कलेक्ट किया था सारे प्लेयर्स को गैदर करने में कई मंथ्स लग जाते। टूम रेड से मिले मेटल्स कॉमन मटेरियल्स से कहीं बेटर थे। ये मेटल्स इतने रेयर थे कि अगर सारे गैदरिंग क्लास प्लेयर्स उन्हें गैदर करने लगे तो जियांग फे जितना एक रेड में लाया उतना लाने में कम से कम हाफ ईयर लग जाता। सार्कोफेजी खोलने के बाद उसे ढेर सारा गोल्ड मिला। पूरा माउंटेन। 20 सार्कोफेजी में लगभग 20 लाख गोल्ड कॉइन्स स्टैश्ड थे। अलग अलग तरह के जेम्स भी थे, भले ही लो ग्रेड के हों। ज्यादातर का इफेक्ट 10 स्ट्रेंथ या 10 इंटेलिजेंस बढ़ाने वाला था, लेकिन चूंकि क्वांटिटी में बहुत थे, वो सारे जेम्स एम्पीरियल ड्रैगन के प्लेयर्स को डोनेट कर सकता था, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर बूस्ट हो जाती। ओवरऑल उसकी पूरी गिल्ड अपग्रेड हो गई। जब जियांग फे लूट चेक कर रहा था, इजाबेला ने पोप्स की कॉर्सेस जलाना शुरू कर दिया। डीमन फ्लेम्स को कंट्रोल करने की मेहनत से उसने कॉर्सेस को छोटे छोटे शार्ड्स में तोड़ दिया, जो फेंट व्हाइट लाइट से चमक रहे थे। ल्यूमिनस एसेंस शार्ड यूज ग्रेटली इंक्रीजेस द मेन एट्रीब्यूट ऑफ अ लाइट फैक्शन प्लेयर और एनपीसी। नोट: players or NPCs that are not affiliated with the light faction would not be able to use this item। ये तो अच्छी चीज है, जियांग फे ने शार्ड्स एग्जामिन करने के बाद कहा। ये आइटम ओवरऑल स्टैट्स की बजाय सिर्फ एक मेन एट्रीब्यूट बढ़ाती थी। अगर प्लेयर स्ट्रेंथ बेस्ड हो तो स्ट्रेंथ पॉइंट्स बढ़ेंगे।
मैजिशियन की इंटेलिजेंस, टैंक की विटैलिटी। इजाबेला ने 32 पोप्स से सक्सेसफुली 32 पीसेस ल्यूमिनस एसेंस शार्ड्स निकाल लिए थे। आइटम की डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जियांग फे बेसब्री से ये शार्ड्स अपने हैरम की लड़कियों को देने के लिए रेडी था। कॉर्सेस को ल्यूमिनस एसेंस शार्ड में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस 4 घंटे चली, इसलिए अंत में इजाबेला बहुत थक गई थी। हार्ड वर्क के लिए थैंक यू, बेला, जियांग फे ने कहा और जमीन पर थकी हुई नीलिंग इजाबेला को उठा लिया। कुछ नहीं, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर पाई, इजाबेला ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा। रेस्ट करो, जब तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आएगी तब हम निकलेंगे, जियांग फे ने कहा और उसके फ्रेल छोटे बॉडी को गोद में लेकर अपने बगल में बैठा दिया। थैंक यू, इजाबेला ने कहा और उसके चेस्ट पर सिर रखकर सो गई। जियांग फे इजाबेला की मेहनत के लिए बहुत ग्रेटफुल था। उसने चुपचाप एरियल से फुसफुसाकर बात की और इजाबेला को सोने दिया। वो इसी तरह बैठे रहे जब तक सर्वर ने उसे गेम से किक आउट नहीं कर दिया। रियल वर्ल्ड में कुछ खास नहीं चल रहा था, इसलिए जियांग फे ने पूरा दिन और रात अपने पेरेंट्स और सेई टूइंग के साथ बिताया। पीस और क्वाइट का एक दिन हमेशा उसके लिए प्रेशियस था। शायद ही कभी उसे बस बैठकर कुछ न करने का मौका मिलता। जियांग फे ने वापस गेम में लॉगिन किया तो इजाबेला अभी भी उसकी गोद में गहरी नींद में थी। चूंकि उसने 10 बजे रात से पहले लॉगिन कर लिया था, इजाबेला पेट स्लॉट में नहीं भेजी गई। इजाबेला ने धीरे से आवाज निकाली जब वो जागी। आंखें खोलते ही उसने जियांग फे को मुस्कुराते देखा। फिर वो भी मुस्कुराई और जियांग फे को टाइटली हग कर लिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है कि जागते ही पहली चीज तुम ही दिखी। उर्ग, जियांग फे स्पीचलेस हो गया। वो समझता था पिछले 1 महीने में इजाबेला ने कितनी हार्डशिप झेली थी। जो उसने अभी कहा वो उसके दिल में चुभ गया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, इजाबेला ने कहा और अपना चेहरा जियांग फे के चेस्ट में छुपा लिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को टाइटली पकड़े रहे जब तक इजाबेला को काफी रेस्ट नहीं मिल गया। फिर जियांग फे एरियल और इजाबेला को लेकर डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस वापस आ गया। इस समय डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस और रॉयल नेफिलिम पैलेस को जोड़ने वाला टेलीपोर्टेशन सर्कल कंप्लीट हो चुका था। ये टेलीपोर्टेशन सर्कल नेफिलिम किंग से मिला था। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि जियांग फे ने शैडो फैक्शन के ज्यादातर टेरिटरीज तक नेफिलिम किंग्स पैलेस सहित एक क्विक रूट सेटअप कर लिया था। वॉरफेयर के लिए ये फोर्ट्रेस के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल था क्योंकि जियांग फे अब इससे रीइंफोर्समेंट्स रिक्वेस्ट कर सकता था। नेचुरली ये टेलीपोर्टेशन सर्कल एम्पीरियल ड्रैगन के प्लेयर्स को भी बहुत फास्टर मूव करने देता था। फोर्ट्रेस वापस पहुंचकर जियांग फे ने नोटिस किया कि प्लेयर्स की संख्या बढ़ गई थी, जिससे कभी शांत रहने वाला फोर्ट्रेस अब लाइवली लग रहा था। बीन स्प्राउट द कंस्ट्रक्टर की वजह से डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस में अब कई स्काउट टावर्स के साथ आर्चर टावर्स, मैजिक कैनन टावर्स और अन्य डिफेंसिव टावर्स लग चुके थे। उसे सिर्फ 1 महीने में फोर्ट्रेस डिफेंसेस को लगभग इम्प्रेग्नेबल बना देने में सक्सेस मिल गई थी। चूंकि रोजेट रोज गिल्ड देख रही थी, जियांग फे उसके पास चेक करने में भी लेजी पड़ गया। इसलिए जैसे ही वो डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस पहुंचा, सीधे हुआ मुलान और अपने हैरम की बाकी लड़कियों से मिलने चला गया। माय लव, तुम अनहार्म्ड हो ना? सिल्फी चीखी जैसे ही जियांग फे नजर आया। वो ब्लिंक करते हुए उसके पास आई और लव ऑफ हर लाइफ को इंजरीज के लिए एग्जामिन किया, फिर शांत हुई। खुशी है कि तुम सब वेल हो, मीना ने कहा। माय लॉर्ड, हुआ मुलान चीखी। सिल्फी की तरह वो भी जियांग फे को देखकर एक्साइटेड थी, लेकिन चूंकि वो पहले सोल्जर थी और बाद में वुमेन, उसने खुद को अच्छी तरह मेंटेन रखा। काम डाउन, मैं बिल्कुल वेल और हेल्दी हूँ। स्पीकिंग ऑफ विच, मेरे पास तुम सबके लिए कुछ गुड चीजें हैं, जियांग फे ने कहा और ल्यूमिनस एसेंस शार्ड के साथ पोप्स टूम से मिले अन्य इक्विपमेंट निकाल दिए। कुछ तो पास्ट पोप्स के पर्सनल इक्विपमेंट थे, भले ही ज्यादातर एनपीसीज प्लेयर बेस्ड इक्विपमेंट यूज ना कर पाए। नीना और हुआ मुलान के लिए वो यूजफुल थे। भले ही हुआ मुलान, नीना और सिल्फी अपनी जगह स्ट्रांग थी, सिर्फ सिल्फी ही वेल इक्विप्ड थी। उसने अपनी मर्जी से लाइट फैक्शन को बिट्रे किया था और जियांग फे के साथ सेफली निकल आई थी। नीना और हुआ मुलान को प्रिजनर्स के रूप में होल्ड किया गया था जब तक जियांग फे ने उन्हें रेस्क्यू नहीं किया। अब तक वो प्रैक्टिकली नेकेड और अनआर्म्ड थीं। टूम से मिले इक्विपमेंट के साथ जियांग फे को लड़कियों की चिंता नहीं रह गई। 32 पास्ट पोप्स के पास सभी क्लासेस के लिए तरह तरह के इक्विपमेंट थे। उन्हें सूट करने वाले इक्विपमेंट चुनने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आखिर में हुआ मुलान और नीना दोनों फुली आर्म्ड हो गई। जब वो आर्म्ड हो गईं, जियांग फे ने उन्हें ल्यूमिनस एसेंस शार्ड दिखाए। ये क्या है? मुझे इसमें से पावरफुल लाइट एनर्जी फील हो रही है, नीना ने एक्साइटेड होकर कहा। सही कह रही हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या चीज है? हुआ मुलान भी टेकन अबैक होकर करीब आ गई। ये मैंने पोप्स के टूम्ब में पाए थे, जियांग फे ने कहा और शार्ड्स की ओरिजिन को आसानी से हाइड कर दिया। टेक्निकली वो टूम्ब से ही आए थे, लेकिन लड़कियों को ये जानने की जरूरत नहीं थी कि असल में वो पोप्स की कॉर्सेस से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। जब जियांग फे ने सीक्रेट रखने की कोशिश की, इजाबेला और एरियल भी साथ खेल गईं। वो उन 3 लड़कियों को, जो कभी लाइट फैक्शन से थीं, ये बात बता नहीं सकती थीं। मैंने चर्च में ऐसी कोई चीज कभी नहीं सुनी, नीना ने कहा। वो कभी लाइट की सेंट थी,
ल्यूमिनस चर्च में हाई पोजीशन और अथॉरिटी वाली वुमेन। सेंट ऑफ द लाइट सिर्फ एक टूल थी जिसे पोप ओपनली लाइज और डिसीट फैलाने के लिए यूज करता था। वो तुम्हें कोई प्रेशियस चीज क्यों बताते? इजाबेला ने कहा। वो सही है, नीना ने कहा और इजाबेला की बात होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर ली। उसे भी रियलाइज हो गया था कि ल्यूमिनस चर्च में उसकी पावर और पोजीशन सिर्फ एक पब्लिक फिगर थी, एक टूल, भेड़ों को गाइड करने वाली शेपर्ड। ऑल राइट, इस तरह मत सोचो, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम ये शार्ड्स ले लो, जियांग फे ने कहा। ठीक है, इन शार्ड्स की पावर से हम जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, नीना ने खुशी से कहा। 32 शार्ट्स तीनों लड़कियों को दे दिए गए। तीनों में हुआ मुलान को सबसे ज्यादा मिले, सिल्फी को काफी और नीना को थोड़े ही। नीना हीलर थी और टीयर और लेवल्स में दोनों से स्ट्रॉन्गेस्ट थी, इसलिए बाकियों को ज्यादा शार्ट्स देना ही लॉजिकल था। माय डियर, हमें एसेंस शार्ट्स की पावर एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। भले ही कहने में दर्द होता है, लेकिन कुछ देर तक हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा, सिल्फी ने कहा। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रही हो। शार्ड्स की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद हम फिर मिलेंगे, जियांग फे ने कहा। सही कहा, सैड होने का नाटक मत करो, इजाबेला ने धीरे से बुदबुदाया। माय लॉर्ड, प्लीज टेक केयर, हुआ मुलान ने कहा और जियांग फे को छोड़कर चली गई। उसके पास सबसे ज्यादा शार्ड्स थे और सब एब्जॉर्ब करने में सबसे लंबा टाइम लगेगा। जितनी जल्दी फिनिश करे उतनी जल्दी जियांग फे के पास वापस आ सकती थी। मैं अब लीव लेती हूँ, मेरे थॉट्स सिर्फ तुम्हारे होंगे, नीना ने कहा और वो भी चली गई। माय डियरेस्ट, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगी, सिल्फी ने कहा, झुकी और जियांग फे के लिप्स पर किस किया। हुम्फ, जाओ यहाँ से, इजाबेला चीखी। भले ही इजाबेला और सिल्फी अब एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं रहीं, इजाबेला अभी भी उसे पसंद नहीं करती थी। सिस्टर बेला एरियल आई और इजाबेला की स्लीव्स खींचकर याद दिलाया कि नाइस रहो। उर्ग, ठीक है, मैं प्ले नाइस करूंगी, इजाबेला ने कहा और जियांग फे की तरफ मुड़ी। तो अब कहाँ चले? हुआ मुलान, नीना और सिल्फी शार्ड्स की पावर एब्जॉर्ब करने चली गई। एरियल और इजाबेला जियांग फे के साथ अकेले रह गईं। जहां तुम चाहो, जियांग फे ने कहा और इजाबेला को अपने पास खींच लिया। इजाबेला तुरंत ब्लश कर गई और नजरें चुरा लीं। हाँ, हम साइट सीइंग कर सकते हैं। एज यू विश माई लेडी, जियांग फे ने कहा और स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन समन कर लिया। उसके दिमाग में सच में कुछ नहीं चल रहा था। अपकमिंग इवेंट प्रोफेशनल प्लेयर कंपटीशन था जो जल्दी शुरू होने वाला था। एक बार शुरू हुआ तो ट्रेजर कॉल्ड्रंस कलेक्ट करने का उसका मिशन शुरू हो जाएगा। पूरे एक हफ्ते जियांग फे ने लगभग वही रूटीन दोहराया। सुबह वो फैमिली और साई तुइंग के साथ रहता, रात को गेम में एरियल और इजाबेला के साथ मैप पर घूमता। टाइम उड़ गया। जब वो अपनी लाइफ का मजा ले रहा था, तभी रियलिटी ने धक्का दिया जब हन तियन का कॉल आया। फे, जब भी हो सके मेरे ऑफिस आ जाना। हन तियन बिना प्रॉब्लम के जियांग फे को कॉल नहीं करता और जब करता है तो कुछ जरूर हुआ होता है। मैं आ रहा हूँ, जियांग फे ने कहा। फिर सी तुई यंग और पेरेंट्स को फ्रेंड से मिलने जाने की बात बताकर हन तियन यू के ऑफिस के लिए निकल पड़ा। प्लीज ब्रदर यू को बता देना कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, जियांग फेई ने हन तियन यू के ऑफिस के एंट्रेंस पर बैठी सेक्रेटरी से कहा। पहले वो जियांग फेई को देखकर सरप्राइज्ड हुई, लेकिन बाद में सोचा कि लड़का स्मार्ट और मैच्योर हो गया है, जो परमिशन लेकर ऑफिस में घुसता है। उसका अंदाजा लगभग सही था। जियांग फेई को लगभग अपने फादर ने पकड़ लिया था जब वो सी तुइंग के साथ रोमांटिक मोमेंट ले रहा था। उस लेसन ने उसे समझा दिया था कि बिना बताए हन तियान्यू के रूम में घुसना कितना इंट्रूसिव होता है। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, फिर फोन उठाकर हन तियान्यू को जियांग फेई के आने की खबर दी और परमिशन मिलने के बाद उसे अंदर जाने दिया। यो, तुझे क्या हो गया है? तू कौन है और जियांग फेई के साथ क्या किया? हन तियान्यू ने मजाक में चीखते हुए जियांग फेई को ऑफिस में वेलकम किया। नेचुरली ये सरप्राइज था कि जियांग फेई सेक्रेटरी से परमिशन मांगने को कहेगा। भा, मजाक बंद कर, क्या बात है? जियांग फेई ने कहा। ठीक है, ये सीरियस है। दुनिया के दूसरी तरफ वाले लोगों ने मूव कर दिया है। ये सेकेंड वेव ऑफ अटैकर्स की लिस्ट है और ये वो मेंबर्स की लिस्ट है जो तेरे ग्रुप में रहेंगे, हान तियन यू ने कहा और एक पेपर थमा दिया। वाह, काम की बात पर तुम लोग वाकई एफिशिएंट हो जाते हो, जियांग फेई ने लिस्ट देखते हुए कहा। जापान के गार्डियन बीस्ट को मारने के लिए 6 लेवल 6 अटैकर्स होंगे। फेल होने के चांस इन्फिनिटली लो हैं, इसलिए सेकेंड वेव ऑफ अटैक बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, हान तियन यू ने कहा और अचानक हंसने लगा। हैं, क्या बकवास है? तू मेरे साथ खेल रहा है? लिस्ट देखने के बाद जियांग फे भड़क उठा। अरे, ये मेरा आइडिया नहीं है, हान तियन ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। मैं अटैक लीड कर रहा हूँ या लड़कियों को वेकेशन पर ले जा रहा हूँ? जियांग फे ने गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए कहा। लिस्ट में कुल 7 नेम्स थे, सब स्ट्रॉन्ग थे, सबसे वीक भी लेवल 3 का पिनेकल स्टेज था। जियांग फे के इतना गुस्सा होने की वजह यह थी कि लिस्ट में सिर्फ फीमेल मेंबर्स के नाम थे, एक भी मर्द नहीं। सबसे बुरी बात, सारी लड़कियां इतनी यंग थीं।
चलो यार, समझ लो कि सेक्ट्स तुम्हें जाने नहीं देंगे, हान तियनयू ने जियांग फेई की बदकिस्मती पर हंसते हुए कहा। जियांग फेई को फाइटर्स की टीम लीड करवाना सेक्ट्स के लिए रेयर चांस था, इसलिए उसे अपने साइड खींचने के मौके का फायदा उठाते हुए लगभग हर सेक्ट ने अपनी सबसे यंग या सबसे प्रिटी लड़कियों को जियांग फेई की टीम में भेज दिया। जियांग फेई के हाथ में जो लिस्ट थी वो ऑलरेडी अपडेटेड थी। अगर वो इनिशियल ड्राफ्ट देखता तो अलायंस के साथ अटैक करने का ख्याल ही छोड़ देता और अकेले चला जाता। इनिशियल ड्राफ्ट में कुल 45 ऑल फीमेल मेंबर्स थी, 10 साल की यंग गर्ल्स तक थी और लेवल 2 का बिगिनिंग स्टेज भी। अगर जियांग फेई को 45 मेंबर्स लेकर जापान जाना पड़ता तो वो अटैक स्क्वाड नहीं बल्कि ब्लूमिंग सकूरा फ्लावर्स देखने वाली मैरी लिटिल वेकेशन ग्रुप बन जाती। लेकिन रैंक्स में किसी ने आवाज उठाई कि लिस्ट जियांग फेई के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए केयरफुल सिलेक्शन के बाद सिर्फ 7 रह गईं। सब इतनी ब्यूटीफुल थीं कि अगली मिस यूनिवर्स बन सकती थीं। एक बार फाइनल लिस्ट ड्राफ्ट हो गई तो जियांग फेई चाहे जो कहे, कोई चेंज नहीं होने वाला था। लिस्ट की सातों लड़कियां स्ट्रांग थीं, मिलकर वो किसी भी मेल लीड अटैक स्क्वाड से भी स्ट्रांगर थी। सच कहे तो ये जियांग फेई की अपनी भलाई के लिए था, भले ही वो फाइट लीड कर रहा हो, उसे एक्सपीरियंस वाले फाइटर्स चाहिए थे। एडिक्वेट फाइटिंग एक्सपीरियंस वाले फाइटर्स अरेंज करना प्लान के मुताबिक था, लेकिन उनका जेंडर पूरा 110% कोइंसिडेंस था। क्या तुम कुछ कर सकते हो? जियांग फेई सोफा से उठकर हान तियानयू के सामने बैठ गया। वैसे टेक्निकली एक तरीका है इससे निकलने का, बस उन्हें बता दो कि तुम जापानीज से लड़ने नहीं जा रहे। हान तियानयू ने कंधे उचकाते हुए कहा। उर्ग, तुम जानते हो मैं वो नहीं कर सकता। आर्ग, उन पुराने घटिया बूढ़ों को ले डूबो। जियांग फेई भड़क उठा। उसे बैटलफील्ड पर होना जरूरी था ताकि म्यूटेंट ब्रदरहुड का कोई भी बायो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल डेटा पर हाथ न डाल सके। जियांग फेई ने अकेले जाने का सोचा था, लेकिन उसे अलायंसेस का सपोर्ट चाहिए था। अकेले उनके सीक्रेट हाइडआउट ढूंढना बहुत मुश्किल होता। बायो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स से जुड़ी हर चीज डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे अलायंस की हेल्प चाहिए थी। एक बार हाइडआउट की इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो सीधा उड़कर वहां पहुंच सकता था और डेटा किसी के हाथ लगने से पहले जगह को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ओ वेल, बेबी स्टेप्स, जियांग फेई ने कहा। बढ़िया, ये फाइल ले लो और एग्जामिन करो। याद रखना, खुद को प्रिपेयर करने के लिए इसे पढ़ना। हान त्यान यू ने कहा और एक और फोल्डर निकालकर जियांग फे को थमा दिया। जियांग फे ने हान तियानयू से लिस्ट ली और उसके ऑफिस में ही रुक गया। वो सोफा पर बैठ गया और आराम से लग गया। लड़कियों की पर्सनल डिटेल्स वाली लिस्ट घर ले जाना सुइसाइडल होता, क्योंकि सी तुयिंग जरूर वहां होती। शुरुआत में जियांग फे ने पहले 2 पर्सन्स की डिटेल्स पढ़ी जिनसे वो फेमिलियर था। यांग किंग और यांग पो दोनों उस दिन से ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे जब वो उनसे मिला था। अभी वो दोनों लेवल 3 के पिनिकल स्टेज पर थे। मार्शल स्किल्स में एक्सेलेंट मास्टरी के साथ उनकी कॉम्बैट प्रोवेस फॉर्मिडेबल थी। तीसरी लड़की भी फेमिलियर थी, स्नो माउंटेन सेक्ट की शुए आहान। ट्विंस की तरह शुए आहान भी लेवल 3 के पिनिकल स्टेज पर थीं। जहां ट्विंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेहतर थीं, शुए आहान की मास्टरी सोर्ड स्किल्स में थी। लिस्ट की अगली 2 लड़कियां एक ही सेक्ट से थीं, विस्लिंग केव सेक्ट की लियान फेयू और युन यू, अलायंस के नॉर्दर्न फैक्शन की एक पावरफुल सेक्ट। दोनों लड़कियां अनफेमिलियर थीं। फाइल्स के मुताबिक लियान फेयू लेवल 3 के पिनिकल स्टेज पर थी और उसने एक यूनिक मार्शल स्किल मास्टर की थी जो साउंड से बिना शेप और फॉर्म के किसी को मार देती थी। डाउनसाइड ये था कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वीक थी। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में वो डिसएडवांटेज में रहती। उसी सेक्ट की दूसरी स्टूडेंट यून यू थी। अपनी फेलो स्टूडेंट्स की तरह वो लियान फेयू की कैपेबिलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट थी। विस्लिंग केव सेक्ट की साउंड आर्ट सीखने में कोई इंक्लिनेशन न होने की वजह से उसने स्ट्रॉन्ग क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट स्किल्स पिक कर ली थी ताकि फाइट्स में लियान फेयू को सपोर्ट कर सके। वो अपना मेन वेपन ऑफ कॉम्बैट के रूप में एक लंबा 7 स्टार्स डिपर स्टिक वील्ड करती थी। आखिरी लड़की जियांग फे के लिए थोड़ा सरप्राइज लेकर आई, क्योंकि वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट से थी। सच कहें तो जियांग फे के सोरिंग क्लाउड सेक्ट के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे, भले ही वो उनसे नफरत नहीं करता था। फिर भी जियांग फे उस लड़की को करीब से देखे बिना नहीं रह पाया। लड़की का नाम शांग गुआनची था, लेवल 3 के पिनिकल स्टेज की फाइटर। वो कंसील्ड वेपन्स यूज करने में अच्छी थी और असैसिनेशन की आर्ट मास्टर कर चुकी थी। बाकियों के मुकाबले फाइल में शांग गुआनची के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। नतीजतन जियांग फे को इस लड़की के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रेजुडिस था। क्या तुम सोरिंग क्लाउड सेक्ट की लड़की को लेकर वरीड हो? हान तियन्यू ने पूछा जब उसने देखा कि जियांग फे शांग गुआनकी के पेज पर भौहें चढ़ाए बैठा है। सही कहा, जब सोरिंग क्लाउड सेक्ट से कोई भेजा गया हो तो मैं कैसे रिलैक्स्ड रह सकता हूँ? क्या वो सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? जियांग फे ने कहा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा अपनी गार्ड अप रखना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, हान तियन्यू ने कहा।
हान तियन्यू इतना वरीड नहीं था क्योंकि एंशिएंट चाइनीज ट्रेडिशन की वजह से जब भी अलायंसेस किसी ओवरसीज मिशन के लिए टीम भेजती और रैंक्स में से कोई अपना एलाई बिट्रे करके मार देता तो परपट्रेटर को पकड़कर उसकी सेक्ट में वापस ले जाया जाता। पनिशमेंट इतनी सिवियर होती कि परपट्रेटर और पूरी सेक्ट एक्सट्रीम प्रेजुडियस के साथ डिस्ट्रॉय कर दी जाती। फिर भी जियांग फे के पीछे कोई खड़ा था, लेवल 5 मास्टर। सोरिंग क्लाउड सेक्ट को पूरी अलायंस के रिपरकशंस और जियांग फे के मास्टर दोनों से डरना पड़ता। इसी वजह से हान तियन्यू ऐसा कह सकता था। ठीक है फिर, जियांग फे ने कहा और फिलहाल शांग ग्वांचक्वी को इग्नोर कर दिया, लेकिन उसे हमेशा अपने माइंड में रखा। जब जियांग फे ने फाइल्स का फाइनल पेज खोला तो उसे कुछ रियलाइज हुआ। यो ब्रदर यू, ये वो बेब नहीं है जिस पर तुम्हारा क्रश है, जियांग फे ने कहा। ओ वेल, बहुत बुरा कि फीलिंग म्यूचुअल नहीं थी। अगर तुम कर सको तो गो फॉर इट। चूंकि मैं नहीं कर सकता, तुम खुद ही हेल्प ले लो, हान तियन्यू ने बस ठहाका लगाते हुए कहा। भले ही हान तियन्यू ने डिनाई न किया कि उसका क्रश है, वो जियांग फे के साथ पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं था। आदमी किसी भी रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेता था। अगर वो सच में लुक्स वाली लड़की चाहता तो बस उसे आउट पूछ लेता। सच कहे तो हर लड़की को ये पसंद नहीं आता, लेकिन जनरल कंसेंसस के हिसाब से जब तक हान तियन्यू अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करता, वो किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकता था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं, जियांग फे ने सिर हिलाते हुए कहा। जिस लड़की की जियांग फे और हान तियन्यू बात कर रहे थे वो डिंग मैंगहन थी, ग्रीन विलो पीक की एक प्रिटी छोटी लड़की, मैनर के ओनर डिंग तियनकी की बेटी। लिस्ट की सारी लड़कियों की तरह वो भी लेवल 3 के पिनाकल स्टेज पर थी। उसका वेपन ऑफ चॉइस 9 टेल्स विप था। इतना कहने के बाद वो हान तियन्यू से इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो उसे साड़ से लड़ते बच्चे जैसा दिखा देती। कोई अचरज नहीं कि लड़की को हान तियन्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लड़की मटीरियलिस्टिक फॉर्च्यून्स की परवाह नहीं करती थी। तुम एक लकी बास्टर्ड हो, पता है? कैसानोवा होना पावरफुल मास्टर से सीखने से बेहतर नहीं है, हान तियन्यू ने नाराजगी से बुदबुदाया। भले ही जियांग फे फ्लर्टिंग और वुमन के तरीकों में कंप्लीट नॉविस था, फिर भी उसके पास एक टीचर था जो ऑलमोस्ट ऑल पावरफुल था। हान तियन्यू अपनी गुड लुक्स और फॉर्च्यून तक ट्रेड करने को तैयार था, अगर कोई जियांग फे जैसा लेवल 5 मास्टर उसे मार्शल आर्ट सिखाए। जियांग फे थोड़ा हंसा और उठ खड़ा हुआ। फिर उसने डॉसिए हान तियन्यू को वापस कर दिया। मैंने सब पढ़ लिया और लड़कियों को समझ लिया। याद रखना, जब जाने का टाइम हो तो मुझे कॉल करना, जियांग फे ने कहा और जल्दी से कुछ पेजेस पलटकर चेक किया कि कहीं कुछ मिस तो नहीं किया। गलती से उसने एक पेज देखा जो मिस हो गया था, जिसमें हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स और पर्सनालिटी डिटेल थीं। भले ही इंपॉर्टेंट न हो, जियांग फे ने थरो रहने के लिए उन्हें भी पढ़ लिया। ठीक है, सुनिश्चित करो कि तुम्हारा फोन साइलेंट मोड पर न हो, हान तियन्यू ने कहा और पेपर्स को ऑर्गेनाइज करके अपनी डेस्क में रख लिया। जब जियांग फे घर वापस पहुंचा तो सी तुयिंग पहले ही निकल चुकी थी। माँ से पूछने पर पता चला कि सी तुयिंग को उसके थर्ड ब्रदर ने पिक किया था। घर पर कुछ हुआ था जो उसने उसकी माँ को रिवील नहीं किया। डिस्टर्ब न करना चाहते हुए जियांग फे ने फैसला किया कि जब तक सी तुयिंग बात करने को रेडी ना हो, उसे अकेला छोड़ दे। पेरेंट्स के साथ डिनर के बाद जियांग फे गेम में वापस आ गया। पीवीपी कंपटीशन अभी सिलेक्शन स्टेज में था। सारे लेवल रेंजेस से इतने ज्यादा प्लेयर्स ने कंपटीशन में रजिस्टर किया था कि प्रिलिमिनरी बैटल्स बहुत लंबी खिंच गई थी, लगभग पूरी पीवीपी कंपटीशन का एक तिहाई। इसलिए कुछ और करने को न होने पर जियांग फे ने इजाबेला और एरियल के साथ वही किया जो पहले करता था, साइट सीइंग। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद जब जियांग फे सोफा पर बैठकर कोई टेलीविजन प्रोग्राम देखने ही वाला था, सी तुयिंग का कॉल आ गया। फे, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सी तुयिंग फोन पर चीखी। क्या हुआ? जियांग फे का दिल तेज धड़कने लगा। मेरे फादर के साथ कुछ हो गया है। तुम अभी कहाँ हो? मैं उसे सेव करूंगा, जियांग फे ने कहा। मैं सेंट्रल जनरल हॉस्पिटल में हूँ, मेरा इंतजार करो, जियांग फे ने कहा। वो पेरेंट्स की तरफ मुड़ा और बताया कि वो तुरंत घर से निकल रहा है। इमरजेंसी होने की वजह से उसने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी कि क्या हुआ और क्यों निकलना पड़ रहा है। बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के जियांग फे सिर्फ एक बात की परवाह कर रहा था, जितनी जल्दी हो सके सी तुयिंग तक पहुंचना। उसने हान तियान्यू को कॉल करके हेलीकॉप्टर भेजने को कहा ताकि वो हॉस्पिटल पहुंच सके। जियांग फे में क्या घुस गया है ये समझे बिना हान तियान्यू ने खुद उसे ड्राइव करके ले जाने का फैसला किया। ये दूसरी बार था जब हान तियान्यू ने जियांग फे को इतना वर्कड अप देखा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर सी तुयिंग लॉबी में आंखों से आंसू बहा रही थी। अच्छी बात यह थी कि थर्ड ब्रदर भले ही एजिटेटेड था, शांत रहकर एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या हुआ। ये सी तुयिंग के फादर सी तु जियानशीन थे। कल शाम सी तू जियानचिंग एक गैंग की मीटिंग में गया था लेकिन मिडनाइट के बाद वापस नहीं आया। तब थर्ड ब्रदर ने सी तुयिंग को कॉल किया और घर वापस आने को कहा अगर कुछ गलत हो जाए। अगली सुबह दोनों को हॉस्पिटल से कॉल आया। बताया गया कि उनके फादर के चेस्ट में मल्टीपल टाइम्स चाकू घोंप दिए गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है।
डॉक्टर्स अभी सर्जरी रूम में ऑपरेशन करके उनके फादर की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सिचुएशन डेवलप होने के साथ सी तुयिंग पैनिक में आ गई। उस समय उसके माइंड में सिर्फ जियांग फे था। कुछ और सोचे बिना उसने जियांग फे को कॉल किया और वो आ गया। अजीब बात यह थी कि सिचुएशन समझते ही जियांग फे रिलैक्स होने लगा, जबकि बाकी लोग सोचते कि वो मैडमैन है जो ग्रेविटी समझकर भी रिलैक्स हो रहा है। जियांग फे शांत था, क्योंकि उसे पता था कि सी तुयिंग के फादर को सेव करने का तरीका क्या है। जब तक वो जिंदा है, जियांग फे कुछ बॉटल्स हेल्थ पोशन से उन्हें बचा सकता था। आमतौर पर कोई आसानी से सर्जरी रूम में नहीं घुस सकता था, लेकिन जियांग फे को अब इसकी परवाह नहीं थी। अगर डॉक्टर्स और सर्जन्स केयरफुल न रहे तो सी टुइंग के फादर मर जाते। जियांग फे के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो डेड को रिवाइव कर सके। सी टुइंग के ब्रदर की बात सुनने के बाद वो सर्जरी रूम में घुस गया, जबकि ऑपरेशन अभी चल रहा था, और सारे डॉक्टर्स और सर्जन्स को जो फादर पर ऑपरेट कर रहे थे बाहर खदेड़ दिया। सर्जन्स ने सोचा कि जियांग फे और हान तियानयू ही वो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने सी टू जियांगशिन को चाकू मारा है और अब काम पूरा करने आए हैं। पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्जन्स उन पर टूट पड़े, लेकिन हान तियानयू अकेले ही उन्हें आसानी से पीट कर पल्प बना दिया। लगभग कोई एफर्ट नहीं लगा, क्योंकि हान तियानयू अभी भी लेवल 2 फाइटर था। जब हान तियानयू डॉक्टर्स को बाहर निकालने में बिजी था, जियांग फे ने आराम से सी टू जियांगशिन को चेक किया। लिम्स पर लगे घाव और कट्स को इग्नोर करते हुए उसने चेस्ट पर ध्यान दिया, खासकर हार्ट और लंग्स के करीब वाले एरिया पर। घाव गहरे थे और ऑलमोस्ट हार्ट को मिस कर गए थे। उसकी एओर्टा और पल्मिनरी वेन्स सिवियरली डैमेज हो चुकी थीं। उसने बहुत ज्यादा ब्लड खो दिया था और ऑलरेडी डेथ के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो कैसे है? हान तियान यू ने पूछा जब उसने सर्जरी रूम के दरवाजे लॉक कर दिए। मैं अभी भी बचा सकता हूँ। आदमी बहुत तेजी से मर रहा है, जियांग फे ने कहा और कुछ बॉटल्स हेल्थ पोशन निकाल ली। पहले उसने उसके मुंह में घुसी ब्रीदिंग ट्यूब हटाई और एक बॉटल हेल्थ पोशन उसके मुंह में खाली कर दी। उसके बाद दो और बॉटल्स खोलकर खुले चेस्ट में डाल दी। जैसे ही लिक्विड सी टू जियनशिन के इंटरनल ऑर्गन्स को छुई, आदमी की तेज सांसें रुक गईं। सारे कट्स और डैमेज्ड वेन्स हील होने लगे। प्रोसेस तेज करने के लिए जियांग फे ने सारे टूल्स और कैलिपर्स हटा दिए जो चेस्ट खुला रखे हुए थे। खुले कट्स तुरंत हील हो गए, जैसे आदमी को सर्जन्स ने कभी काटा ही ना हो। कुछ और बॉटल्स जबरदस्ती सी टू जियनशिन को खिलाई गई और 20 मिनट्स बाद आदमी पूरी तरह हील हो गया। अब उसे सिर्फ अच्छी रेस्ट की जरूरत थी ताकि उसकी वाइटैलिटी वापस आए, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ब्लड खो दिया था। उसे कॉन्शियसनेस वापस आने में कुछ मिनट्स लगेंगे। बुरा नहीं। कॉमन फोक की नज़र में तुम्हारा पोषण तो मिरेकल पोषण है। ये पहली बार नहीं था जब हान तियनयू ने पोषण को एक्शन में देखा हो, क्योंकि वो खुद पहला व्यक्ति था जिसे जियांग फे ने उसी पोषण से बचाया था। बहुत बुरा कि ये मार्शल आर्टिस्ट्स को इंटरेस्ट नहीं करते, जियांग फे ने कहा और सारी एम्प्टी बॉटल्स समेट कर डिस्पोज कर दी। मार्शल आर्टिस्ट्स हेल्थ पोशन का पूरा यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज्यादातर उनकी फाइट्स फिजिकल हार्म में रिजल्ट नहीं होती। दुश्मन की पावर उनके बॉडी के अंदर गहराई में दबी होती थी, जिससे नियर परमानेंट डैमेज होता था। कुछ मिनट्स बाद सी टू जियनशिन ने आंख खोली, सिर्फ जियांग फे और हान तियान यू को एक तरफ कैजुअली बात करते देखा। फे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं हो सकते, ये डेंजरस है। सी टू जियनशिन चीखा और ऑपरेशन बेड से उठने की कोशिश की। आदमी अभी भी सोच रहा था कि उसका पीछा हो रहा है। आह, तुम जाग गए। चिंता मत करो अंकल, यहाँ सेफ है, जियांग फे ने कहा और उसकी देखभाल की। क्या मैं कहाँ हूँ? सी टू जियन छिन ने कहा जब उसे रियलाइज हुआ कि वो अब मीटिंग रूम में नहीं है। थोड़ा टाइम लेकर थॉट्स इकट्ठा करने के बाद उसे समझ आया कि अब कोई दर्द नहीं है। वो बेतहाशा अपना बॉडी चेक करने लगा तो पाया कि सारे स्टैब वुंड्स गायब हो गए। उसके हाथ, चेस्ट और पैर सब ठीक थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये सब बुरा सपना था? यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सेफ हो, जियांग फे ने कहा। लेकिन मुझे चाकू मारा गया था। अंकल, उन पेनफुल मेमोरीज को भूल जाओ और इस फैक्ट पर फोकस करो कि तुम अब सेफ और साउंड हो, जियांग फे ने कहा और आदमी का ध्यान भटकाने की कोशिश की। समझ गया, सी टू जियनशिन ने जियांग फे की बात एक्सेप्ट कर ली। कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होता है। अब जब तुम पूरी तरह वेल हो तो तुम हर्ट कैसे हो गए, उस बारे में। सी टू जियानशिन ने भारी सांस ली और एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ। दो गैंग्स के बीच टेरिटरी को लेकर एक कॉमन डिस्प्यूट था। डिस्कशन फ्रूटफुल चल रही थी जब तक एक साइड ने रैम्पेज शुरू नहीं कर दिया। सी टू जियानशिन बदकिस्मती से क्रॉस फायर में फंस गए और चाकू लग गए। ब्रदर यू, तुम हैंडल करना चाहते हो या मैं करूं? जियांग फे ने हान तियन यू की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम्हें पिग्स ब्लड से हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, हान तियन यू ने कैजुअली कहा। सच कहे तो हान तियन यू नहीं चाहता था कि जियांग फे गैंग डिस्प्यूट सेटल करे। उसे जानते हुए वो सबको मर्सिलेसली मार सकता था।
जियांग फे लगभग सारे अलायंस मेंबर्स में फियर्ड और रिवियर्ड दोनों था। वो लेवल 4 फाइटर था, लेवल 5 मास्टर के साथ। लेकिन भले ही अलायंस में वो फेमस हो, सड़क के लोगों का क्या? उन्हें कैसे पता चले कि जियांग फे डरने लायक व्यक्ति है? एक ही तरीका था, डेमोन्स्ट्रेट करना कि अगर जियांग फे को गलत किया जाए तो वो कितना फिरोशस हो सकता है। हान तियन यू जियांग फे को काफी अच्छी तरह जानता था कि वो सी टुइंग के फादर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी को नहीं छोड़ेगा। ये पॉलिटिक्स और हायरार्की का खेल था। आखिर में जियांग फे राष्ट्र के हायर रैंक्स के किसी व्यक्ति को नाराज कर सकता था। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए हान तियानयू ने जियांग फे की तरफ से एक्ट करने का फैसला किया। एक सिंपल कॉल से हान तियानयू ने अपना ट्रस्टेड आदमी अह लॉन्ग बुला लिया। उसे सिर्फ सी टूजियान सीन का नाम और जो इंसिडेंट हुआ वो बताना काफी था। अह लॉन्ग को काम पर लगाने के लिए हान तियानयू को खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी। आखिर ये गैंग मेंबर्स के लिए सिंपल मैन हंट था। अह फे, ये जेंटलमैन कौन है? सी टूजियान सीन ने पूछा जब उसने आखिर में हान तियानयू को नोटिस किया। उसने हान तियानयू का चेहरा पहले देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा था। आह, ये आदमी मेरा फ्रेंड है, हान तियानयू, जियांग फे ने कहा। हान तियानयू ने सिर हिलाया और सी तू जियानछिन को मुस्कुरा दिया। है, ऑक्टोपस ग्रुप का इंचार्ज आदमी? सी तू जियानछिन चीखा। ओह, काफी समय हो गया ये निकनेम सुने, जियांग फे ने कहा। आह मिस्टर हान, मैं सी तू जियानछिन हान तियानयू को रिस्पेक्ट्स देने के लिए सीधा बैठना चाहता था। आदमी सी तू जियानछिन जैसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा था। प्लीज खुद को फोर्स मत करो, हान तियानयू ने कहा। वो सच में सी तू जियानछिन की परवाह नहीं कर रहा था। वो सिर्फ इसलिए वहां था क्योंकि जियांग फे ने कहा था। सच कहे तो अगर जियांग फे न होता तो सी तू जियान सिन कभी उसे पर्सनली देख भी ना पाता। देखते हुए कि आदमी के साथ कुछ नहीं चल रहा, हान त्यानयू एक कोने में हट गया और अपना फोन घुमाने लगा। अह लॉन्ग को इंस्ट्रक्शंस भेजते हुए जियांग फे और सी तू जियान सिन थोड़ी बातचीत करते रहे, उसकी पोजीशन और सिचुएशन समझते हुए। उसने सोचा था कि जियांग फे के पेरेंट्स सिर्फ मंडा ग्रुप के ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियांग फे हान त्यानयू के इतने करीब होगा। हान त्यानयू और जियांग फे एक दूसरे से कैसे बात कर रहे थे, उससे लगता था कि दोनों एक्सट्रीमली क्लोज हैं। ये आदमी आखिर किस तरह का व्यक्ति है? हान त्यानयू के इतने करीब कोई मेरी छोटी यिंग को कैसे जानता है? सी टू जियनशीन ने सोचा। उसी समय सर्जरी थिएटर के दरवाजों पर जोरदार बैंग सुनाई दी। हम पुलिस हैं, तुम घिर चुके हो, सरेंडर करो और हॉस्टेज को छोड़ दो। हा हा हा, लगता है किसी ने बिजी हो रखा था। ब्रदर यू, क्या तुम? जियांग फे ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। लगता है हन तियान्यू द्वारा बाहर खदेड़े गए डॉक्टर्स और सर्जन्स ने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट कर लिया था। ये इनएविटेबल था। सर्जरी थिएटर में उनका सडन एंट्रेंस और हन तियान्यू का रफ ट्रीटमेंट अनकॉल्ड फॉर था। श्योर थिंग, हन तियान्यू ने कहा, दरवाजा खोला और सिचुएशन हैंडल कर दी। थोड़े ही समय में पुलिस और यहाँ तक कि स्वैट मेंबर्स भी पीछे हट गए और कमोशन के लिए अपोलोजाइज करते रहे। हन तियान्यू सर्जरी थिएटर में वापस आया और बोला, एह लॉन्ग ने कॉल किया, उसने उन लोगों को कैप्चर कर लिया। तुम उनसे क्या करना चाहते हो? फायर से डेथ या वाटर से? उर्म जियांग फे हैरान रह गया। काफी समय हो गया था ऐसी फेमिलियर बातें सुने। उस समय मंडा स्क्वायर के आर्केड सेंटर में जियांग फे को परेशान करने वाले लैकीज के साथ हुआ था। वो भूल गया था कि हन तियान्यू सिचुएशंस को उस तरीके से हैंडल करने का आदी है। अंकल, ये तुम्हारा कॉल है। उन्होंने ही तुम्हें चाकू मारा था। जियांग फे ने सी तुजियानछिन की तरफ मुड़ते हुए कहा। वैसे उन्हें बस एक लेसन सिखा देना काफी है, किसी की डेथ की जरूरत नहीं। सी तुजियानछिन खुद गैंग मेंबर था। वो समझता था कि चाइना की गैंग्स कभी ओवरसीज जैसी नहीं होती। चाइना में चीजें कंट्रोल में रहती हैं। उनके वेपन्स ज्यादा से ज्यादा तरबूज काटने वाले चाकू होते हैं। आखिर में चाइनाज गैंग मेंबर्स सिर्फ डिलिंक्वेंट्स का झुंड होते हैं। नॉर्मल स्ट्रीट फाइट्स में कभी कोई केस नहीं होता जहां कोई मर जाए। ज्यादा से ज्यादा वो एक दो उंगलियां खो दें, हड्डियां टूट जाएं या सड़कों पर बेहोश हो जाए। अगर कोई मारा जाए तो वो डेफिनेटली सीरियस केस बन जाता। उनमें से कोई भी हान तियान यू जैसा नहीं था जो एक सिंपल कॉल से 100 से ज्यादा आदमियों को मार डाले। ये ऐसा फीट था जो सी तुजियान छीन भी नहीं कर सकता था। ठीक है, अंकल ने कह दिया। ब्रदर यू, कोशिश करना किसी को मारो मत, लेकिन जिन्होंने मेरे अंकल को चाकू मारा उन्हें मैं माफ नहीं कर सकता। प्लीज देखना कि वो फिर कभी किसी को चाकू ना मार सके, जियांग फे ने कहा। जियांग फे चाहता था कोई मरे नहीं, लेकिन जिन्होंने सी तुजियानछीन को चाकू मारा उन्हें सिवियरली पनिश होना चाहिए। फ्यू, सी तुजियानछीन ने राहत की सांस ली। वो ग्लैड था कि जियांग फे ने हान तियान यू से किसी को मारने को नहीं कहा। अपनी पोजीशन से जानते हुए चीजें और अगली हो जाती। दूसरी तरफ वो जियांग फे का शुक्रगुजार था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी आदमी की डेथ उसके कॉन्शियंस पर बाकी जिंदगी रहे। लेकिन जियांग फे और सी तुजियानछीन की अनजानी में हन त्यानयू ने स्टैबिंग में इन्वॉल्व कम से कम 10 लोगों को चेन्स में बांधकर ओशियन में फेंकवा दिया था।
ताकि वो डूब जाएं। नेचुरली अगर जियांग फे को पता चलता कि हन त्यानयू ने क्या किया तो उसे कोई असर नहीं पड़ता। एक वजह ये थी कि उसने खुद कई लोगों को मार रखा था। दूसरी तरफ वो समझता था कि हन त्यानयू चीजों को कैसे हैंडल करता है। बहुत थैंक यू मिस्टर हन, सी तूजी आंछीन ने कहा। एंडिंग संतोषजनक थी, भले ही चीजें इस तरह निकली। जिन्होंने उसे गलत किया वो मारे गए और कॉन्फ्लिक्ट के अंत में वो दूसरी गैंग के लोगों को भी अपने साइड खींच सकता था। तू यिंग बाहर इंतजार कर रही है। वो बहुत वरीड थी। क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? अब जब तुम वेल हो, जियांग फे ने कहा। हाँ प्लीज, सी तुजियानछीन ने लेटते हुए कहा। फादर, फादर तुम ऑलराइट हो? सी तुयिंग चीखी जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और सी तुजियानछीन के पास दौड़ी। मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ फ्लैश वूंड था, सी तुजियानछीन ने कहा। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि कैसे हील हो गया। उसे याद था जब इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुआ तो डॉक्टर्स ने उसकी फेटल कंडीशन की वजह से इमरजेंसी सर्जरी इश्यू की थी। लेकिन डॉक्टर, उन्होंने कहा तुम मर रहे हो। सी तुजीश ने कहा डॉक्टर्स की बातों पर विश्वास मत करो, वो सिर्फ सस्ते झूठे हैं। जियांग फे ने कहा। सी तुयिंग ने सिर हिलाया और जियांग फे की ट्रूथ एक्सेप्ट कर ली। अब जब सब कुछ वेल हो गया, जियांग फे ने सी तुयिंग और सी तुजियानछीन को अकेला छोड़ दिया। जिम्मेदार डॉक्टर से बात करने के बाद वो हान तियानयू के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। क्या तुम उससे हाइड करने का प्लान बना रहे हो? हान तियानयू ने पूछा। फिलहाल हाँ। जियांग फे में सी तुयिंग को उस दुनिया के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी जिसमें वो जी रहा था। वैसे जो मैं कहने जा रहा हूँ वो हार्टलेस लग सकता है, लेकिन मेटा ह्यूमन वर्ड और कॉमन वर्ड मिक्स नहीं हो सकती। जो तुम कर रहे हो वो आग से खेलने जैसा है। आखिर में चीजें हाथ से निकल जाएंगी। मेरी सजेशन है सी तुयिंग को छोड़ दो और अलायंस से कोई पार्टनर ढूंढो, हान तियानयू ने कहा। एडवाइस के लिए थैंक्स, लेकिन मैंने दिल से चलने का फैसला किया है, जियांग फे ने कहा। वो अलायंस के हर व्यक्ति से कॉशियस महसूस किए बिना नहीं रह सकता था। आखिर उनमें से हर एक ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ हिडन ऑब्जेक्टिव के साथ उसके पास आते हैं। मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। एनीवे, मैं अब लीव लेता हूँ। याद रखना, मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ, समय समय पर। हान तियानयू ने जियांग फे की पीठ थपथपाई और हॉस्पिटल की रूफ पर चला गया, जहां उसका हेलीकॉप्टर पार्क्ड था। अगले 2 दिनों तक जियांग फे इजाबेला के साथ स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन पर दुनिया घूमता रहा और दिन में सी तुयिंग के घर ठहरता रहा। जियांग फे के हेल्थ पोशन के मिराक्युलस इफेक्ट की वजह से सी तुजियानछीन को ट्रीट करने के थोड़े समय बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भले ही फिजिकली रिकवर हो गए थे, ब्लड लॉस की वजह से अभी भी वीक थे। पूरी तरह रिकवर होने में कुछ और दिनों की जरूरत थी। तीसरे दिन हान त्यानयू ने कॉल किया। बैटल के लिए रेडी हो जाओ। आज रात हम सेकंड अटैक स्क्वाड के सारे मेंबर्स के साथ निकल रहे हैं, हान त्यानयू ने कहा। जापानीज में लेवल 5 बीस्ट मार दिया गया? जियांग फे ने पूछा। हाँ, भले ही कॉस्ट के साथ आया। इधर वे लेवल 5 बीस्ट जापान की प्रोटेक्शन न करने की वजह से अब हम पूरे जोर से जापान पर अटैक कर सकते हैं, हान त्यानयू ने कहा। ठीक है, तब मिलते हैं, जियांग फे ने कहा और फोन हैंग कर दिया। निकलने से पहले उसने पेरेंट्स को यूजुअल लाइज बताई कि मास्टर्स जगह ट्रेन करने जा रहा है। इस पॉइंट पर वो पूरी तरह आइडिया के साथ ऑन बोर्ड थे और बिना किसी डाउट और वरी के जियांग फेई को जाने दिया। सी तुयिंग जियांग फेई को जाने देने के लिए कीन नहीं थी। भले ही उसे पता न हो कि वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है, वो उस पर डाउट नहीं करती थी। सी तुजियानछीन वाले कमोशन के बाद उसके फैमिली के सबने अज्यूम कर लिया कि जियांग फे हान त्यानयू का इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। इसलिए जब भी जियांग फे लंबे टाइम के लिए मिसिंग हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं थी। एक बार सब तैयार हो गया, जियांग फे सीधा हान त्यानयू के ऑफिस पहुंच गया। यांग किंग और यांग पो भी उसके साथ थी, क्योंकि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। इस केस में सब एक साथ जापान के लिए निकलने वाले थे। मुझे याद दिलाना है कि सेकंड अटैक स्क्वाड यानी हम अलायंस मेन अटैक फोर्स नहीं है। कुल 3 ग्रुप्स हैं। तुम जाओ गानमिंग और ओल्ड हाई। ठीक है, जियांग फे ने कहा। जापान पर असॉल्ट का मेन थ्रेट एलिमिनेट हो चुका था और बाकी फोर्स बायो ह्यूमंस थे। भले ही उनके पास नंबर्स थे, अलायंस जैसी फाइटिंग फोर्स नहीं थी। डेजिग्नेटेड टारगेट्स पर अटैक करना मुश्किल नहीं होगा। फैक्ट ये था कि आसान था, क्योंकि असाइन टारगेट्स जापान के लिए वाइटल नहीं थे। म्यूटेंट ब्रदरहुड की वजह से उन्होंने जानबूझकर अलायंस को उन जगहों पर स्ट्राइक करने को कहा था जो इंपॉर्टेंट नहीं थीं, क्योंकि वो बायो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की इंफॉर्मेशन और डेटा को अकेले क्लेम करना चाहते थे। ब्रदर जियांग, हम तुम्हारी केयर में रहेंगे, यांग पो ने झुकते हुए कहा। बिग ब्रदर जियांग फे, मुझे ट्रस्ट है तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे। यांग किंग चीख और जियांग फे के पास कूदकर उसकी बाह हग कर ली। चलो, जियांग फे ने कहा और दोनों को इग्नोर कर दिया।
उसने यांग किंग से हाथ छुड़ाए और रूफटॉप की तरफ बढ़ा, जहां हान तियान-यू अपने हेलीकॉप्टर में रेडी और वेटिंग था। ग्रुप ने नियरेस्ट मिलिट्री एयरफोर्स कमांड सेंटर की तरफ उड़ान भरी, जहां सेकंड अटैक स्क्वाड को असाइन किए गए ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट्स इकट्ठा थे। ज्याओ गानमिंग और ओल्ड हाई की तुलना में जियांग फे का ग्रुप छोटा था। उनके ग्रुप में कम से कम 15 आदमी थे, लेकिन उनके ग्रुप की टोटल कॉम्बैट prowess जियांग फे के मुकाबले बहुत वीक थी। ज्याओ गानमिंग और ओल्ड हाई के अलावा बाकी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग सिर्फ लेवल 3 का पिनिकल स्टेज था और सबसे वीक सिर्फ लेवल 3 का बिगिनिंग स्टेज। ज्याओ गानमिंग और ओल्ड हाई को ग्रीट करने के बाद वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ ग्रुप अप करने चला गया। यांग किंग और यांग पो, जिन्हें जियांग फे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, उनके अलावा उसके ग्रुप की बाकी लड़कियां एक सिंगल फाइल में खड़ी जियांग फे का इंतजार कर रही थीं। पहली जिसे जियांग फे ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया वो स्वे ओहान थी, क्लासिकल ब्यूटी जो उसे वापस मुस्कुरा रही थी। बाकी चार लड़कियां अनफेमिलियर थीं। दूसरी तरफ उसने उनकी फाइल्स देख रखी थीं और रफली पहचान सकता था। काले रोब्स में टाइटली क्लैड और चेहरे का निचला हिस्सा ब्लैक मास्क से ढके लड़की सोरिंग क्लाउड सेट की शांगवांची होनी चाहिए। एक क्विक ग्लांस में उसने पाया कि लड़की की आंखों में कोई लाइफ नहीं थी, जैसे जियांग फे डेड की आंखों में झांक रहा हो। एक लड़की ग्रीन लॉन्ग स्कर्ट और स्लीवलेस शर्ट पहने जियांग फे को कॉन्डसेंडिंग आंखों से देख रही थी। उसकी कमर पर लंबी 9 टेल्स व्हिप लगी थी। जियांग फे ने तुरंत पहचान लिया, वो हान तियान यू की सेक्ट की फेलो स्टूडेंट ग्रीन विलो पीक की डिंग महंगन है। बाकी दो लड़कियां पुराने फैशन के क्यूपाओ में थीं, जो कॉम्बैट के लिए रीडिजाइन किए गए थे। जिसके पास लंबी चाइनीज फ्लूट थी, पाइप जैसी केसिंग में शीद। वो लियान फेई होनी चाहिए। वो यांग पो और यांग किंग से ग्लेयर्स एक्सचेंज कर रही थी जब वो उसे एग्जामिन कर रहा था। उसके बगल में खड़ी लड़की लंबे 7 स्टार डिपर स्टिक पकड़े हुए थी। कैसे भी देखो, लड़की की परफेक्टली होन्ड मसल्स उसे फॉर्मिडेबल दिखा रही थीं। लड़की लियान फेई की उसी सेक्ट की यून यू होनी चाहिए। वो भी यांग किंग और यांग पो को घूर रही थी। कितनी ट्रबलसम, जियांग फे ने खुद से कहा। भले ही ये पहली बार था जब उसने लड़कियों को देखा, वो ऑलरेडी बता सकता था कि ट्रबल होने वाली है। डिपार्ट के लिए रेडी हो जाओ, हान तियान यू चीखा। चलो, जियांग फे ने कहा और ओल्ड है और जाओ गनमिंग के पीछे चलते हुए एक ह्यूज एयरक्राफ्ट में चढ़ गया, जो कम से कम 10 टैंक्स फिट कर सकता था। प्लीज कॉम्बैट के लिए सारी प्रेपरेशंस कर लो। ये एक्टिविटी गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। हमें जापानीज एयर स्पेस में उड़ने की ऑथोराइजेशन नहीं है। अपने डेजिग्नेटेड सीट्स देखो, वहां एक सूट होना चाहिए जो पानी पर फ्लोट करने दे। हम तुम्हें पानी के करीब कहीं ड्रॉप करेंगे, जापान के वेस्ट से कुछ क्लिक्स दूर। उसके बाद तुम अपने आप हो, हान तियान यू ने स्पीकर सिस्टम से कहा। जियांग फे ने लड़कियों को उनके हाल पर छोड़ दिया और पायलट के कॉकपिट में चला गया। जैसे ही वो पायलट के कॉकपिट में घुसा, हान तियान यू ने एयरक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट कर दिया और वार्म अप का इंतजार कर रहा था। नर्वस हो? हान तियान यू ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं लड़कियों को लेकर वरीड हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? जियांग फे ने कहा। तेरे सपनों में नहीं, मेरे सपने में भी मैं जैप्स से उनके लैंड में लड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये सुइसाइडल है और तुम जानते हो। इधर उधर मत भटक। हान तियनयू ने मजाक में जियांग फे की बात थपथपाई। बेचारा आदमी सिर्फ लेवल 2 फाइटर था। एक सिंपल गनशॉट सही एम से उसे मार सकता था। वो लेवल 3 बायो ह्यूमंस की आर्मी से लड़कर कैसे सरवाइव करता? तुम बेहतर है पैसेंजर कैबिन में चले जाओ। मैं अब टेक ऑफ करने वाला हूँ। बिग फाइट से पहले तुम्हें सिक फील नहीं कराना चाहता, हन तियान-यू ने कहा और जियांग फे को वापस वहां भेज दिया जहां उसे बैठना चाहिए था, लड़कियों के ग्रुप के साथ। पूरा कैबिन इंजन की रोरिंग साउंड के अलावा क्वाइट था। आयरॉनिकल तौर पर यह डीफनिंग साइलेंस थी। इस फाइट में पार्टिसिपेट करने वाले हर यंग फाइटर सच में रियल फाइट के लिए रेडी नहीं थे। अपने लैंड में लड़ने पर कम से कम सेफ होता, क्योंकि किसी भी मोमेंट रीइंफोर्समेंट्स मिल जाते। राइजिंग सन के लैंड में बिना सपोर्ट के माइंडलेस बीस्ट्स की आर्मी से लड़ना एक्सट्रीमली डेंजरस था। नेचुरल था कि सारे यंग वंस नर्वस थे। चीजें और ऑकवर्ड बनाने के लिए ओल्ड हाई और जाओ गानमिंग वहां थे। वो अपनी इमेज स्पॉइल नहीं कर सकते थे जब दो ग्रेट एल्डर्स उनके साथ लड़ रहे हों। बिना वार्निंग या अनाउंसमेंट के हान तियानयू ने इग्निशन दबाया और हाई स्पीड से आसमान में उछल पड़ा। अच्छी बात यह थी कि कोई सिक नहीं हुआ, भले ही माइंडली अनकंफर्टेबल था। हान तियानयू खुद अपनी शिप पायलट कर रहा था। पूरा क्रू 1 घंटे से कम में जापान के वाटर्स तक पहुंच गया। रेडी हो जाओ, लैंडिंग जोन क्लियर है। ड्रॉप के लिए रेडी। 5 4 3 2 1। गॉड स्पीड, हान तियानयू ने कहा। डिंग, पूरे कैबिन का रेड ह्यू ग्रीन हो गया और लार्ज हैच कार्गो डोर, जहां से सब अंदर आए थे, वाइड खुल गया। शिप समुद्र के पानी के एक्सट्रीमली करीब हाई स्पीड से उड़ रही थी। इस एल्टीट्यूड से ड्रॉप करना उतना पेनफुल नहीं होगा जितना आसमान में सैकड़ों मीटर्स ऊंचाई से। हाई स्पीड पर प्लेन से जंप करने का मोमेंटम टेरिफाइंग था और साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि उस स्पीड पर पानी पर लैंडिंग लीथल हो सकती है। लेकिन उनमें से हर एक एवरेज जो नहीं था, वो फाइटर्स थे।
कुछ वीक हो सकते थे लेकिन एवरेज मेरीन सोल्जर्स से कई गुना स्ट्रोंगर थे। ये बूढ़ा पहले लीप लेगा। दूसरी तरफ मिलते हैं, जाओ गनमिंग ने कहा। प्लेटफॉर्म के किनारे करीब आया और हाथों को जेब में रखते हुए कैजुअली कूद पड़ा। ओल्ड हाई अगला था और फिर बाकी फाइटर्स। जियांग फे ने इंतजार किया जब तक सब न निकल जाए, सिवाय अपने ग्रुप के। मेरे लीड को फॉलो करना याद रखना, मेरे पीछे आओ। जियांग फे ने अपनी पूरी ताकत से चीखा क्योंकि हवा का शोर बहुत लाउड था। बिग ब्रदर जियांग फे, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे होल्ड करोगे? यांग किंग चीखी और फ्राइटेंड होने का नाटक किया। युन यू ने ठहाका लगाया और जियांग फे का इंतजार किए बिना प्लेन से कूद पड़ी। युन यू के बाद लियान फेई और शांगवान की ने फॉलो किया। अगर डर लग रहा है तो चाइना वापस जाओ, जियांग फे गुस्से में चीखा। फिर उसने कैबिन का इंटरकॉम दबाया और कहा, यांग किंग डरी हुई है, प्लीज उसे चाइना वापस ले जाओ। जियांग फे खुले हैच की तरफ भागा और यांग किंग या यांग पो की तरफ देखे बिना समुद्र में कूद पड़ा। जियांग फे यांग किंग के छोटे गेम्स में शामिल होने की परवाह नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास बड़े वरी थे। दूसरी वजह हान त्यान यू की सजेशन थी। अगर कोई लड़की दूसरी लड़कियों की मौजूदगी में डैम्सेल इन डिस्ट्रेस कार्ड खेलने की कोशिश करे तो तुरंत डिनाई कर दो और अकेला छोड़ दो। अगर जियांग फे उनके छोटे गेम्स में शामिल होता तो दूसरी लड़कियां भी ये ट्रिक सीख लेती और सफर करने वाला जियांग फे खुद होता। टस्क, यांग किंग ने गुस्से से जीभ चटकाई क्योंकि जियांग फे उसे कंप्लीट स्ट्रेंजर जैसा ट्रीट कर रहा था। उसका प्राइड उसे चाइना वापस जाने नहीं देगा, इसलिए उसने एक पल के लिए प्राइड निगल ली और यांग पो के साथ प्लेन से कूद पड़ी। बिना ट्रेनिंग के भी सारे फाइटर्स पानी में घुसते हुए अनहार्म्ड रहे। कुछ ने ठंडे पानी में बेली फ्लॉप भी मारा बिना कुछ फील किए। जो सूट सबने पहना था असल में सिर्फ सिंपल बेल्ट जैसा अटैचमेंट था। पानी से कांटेक्ट होते ही बेल्ट्स के आसपास की केसिंग्स एक्सप्लोड होकर ह्यूज बलून्स बन गईं जो वेयरर को पानी पर फ्लोट करने में हेल्प करती थीं। जियांग फे ने अपनी एनर्जी गैदर की और ओरिजिन फोर्स यूज करके गला एनहांस किया। पावर के साथ उसने अपने ग्रुप मेंबर्स को अपने आसपास गैदर होने के लिए चीखा। ओल्ड हाई और जहाउ गनमिंग के ग्रुप के फाइटर्स ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे। उन्होंने ऑलरेडी अपने लीडर के करीब तैरकर फॉर्मेशन ले ली थी बिना बताए। सुनिश्चित करने के बाद कि उसके ग्रुप का कोई मेंबर लूज नहीं हुआ, जियांग फे ने सिग्नल दिया कि जितनी तेजी से हो सके उसके पीछे आए। जियांग फे ने अंदर की एनर्जी चैनल की और उन्हें अपनी हथेली में फोकस करके हाई स्पीड से एक्सपेल किया ताकि स्विमिंग स्पीड बढ़े। भले ही वो फास्ट था, बाकियों के पास कीप अप करने के अपने तरीके थे। जब वो ओल्ड हाई और जाओ गनमिंग के ग्रुप से कैच अप हुआ तो रियलाइज किया कि वो ओल्ड हाई और जाओ गानमिंग के पास बाकियों से अलग तरह का फ्लोटर था। शायद ये डिजाइन किया गया था ताकि दूसरे मेंबर्स आसानी से अपने लीडर को रिकॉग्नाइज कर सकें। मेन रीजन हान त्यान यू उन्हें सीधे लैंड पर ड्रॉप नहीं कर पाया, चाइना गवर्नमेंट से क्लियरेंस की कमी नहीं थी। ये इसलिए था ताकि वो जापान पहुंचने से पहले ही शूट डाउन न हो जाएं। लेवल 5 गार्डियन बीस्ट की डेथ की वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी और कोई भी या कुछ भी जापान के करीब जापानीज गवर्नमेंट की प्रॉपर ऑथराइजेशन के बिना आए तो बिना वार्निंग शूट डाउन कर दिया जाता। आखिर में राइजिंग सन के लैंड में इन्फिल्ट्रेट करने के कई अन्य मेथड्स होने के बावजूद समुद्र पर ड्रॉप करना सबसे आसान था। टीम लीडर, अब हम क्या करें? दिंग मेहनान ने पूछा जब पूरा ग्रुप लैंड पर पहुंचा। ओल्ड हाई और ज्याओ गार्डमिंग का अलग ऑब्जेक्टिव था और जियांग फे के ग्रुप का भी। उन्होंने जहां लैंड किया वो अलग जगह थी। इस पॉइंट पर एल्डर्स की प्रेजेंस न होने से लड़कियों को अपनी ट्रू सेल्फ दिखानी थी। प्लान ये है कि म्यूटेंट ब्रदरहुड के सिग्नल का इंतजार करें। हमें जापानीज लेबोरेटरी की इंटेल चाहिए बिफोर वी स्ट्राइक। वैसे वो प्लान है, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? दिंग मेहनान जियांग फे को बग करती रही बिना कॉन्डिसेंडिंग लुक दिए। वो ऑब्वियसली जियांग फे को लेवल 4 फाइटर के रूप में एक्नॉलेज नहीं कर रही थी क्योंकि वो उससे यंगर था। जब मेहनान खत्म हुई तो सब जियांग फे की तरफ देखने लगे। जियांग फे का प्रोटैगनिस्ट ऑरा बहुत पावरफुल था। जियांग फे की अनजानी में हर लड़की को अपनी सेक्ट ने एक सीक्रेट मिशन सौंपा था। उनमें से एक ये सुनिश्चित करना था कि जियांग फे वैसा व्यक्ति है जैसा वो कहता है। वही मेरा प्लान है, जियांग फे ने कहा। हालांकि वहां जियांग फे अचानक रुक गया। 0541 प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन सिस्टम ने अपने रेडार रेंज में कुछ पिकअप कर लिया था। कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जियांग फे अचानक चीखा, क्या हो रहा है? यांग किंग चीखी। यांग किंग सहित सब जियांग फे की सडन चीख से स्टंड रह गए। उन्हें कुछ आते हुए सेंस नहीं हो रहा था। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, लड़ने के लिए रेडी हो जाओ, एनिमीज आ रहे हैं, जियांग फे ने कहा और तुरंत अपनी बाहों के आसपास एनर्जी गैदर करने लगा। एनिमीज बीच से आ रहे थे, उनसे 15 किलोमीटर दूर। जैसे जैसे वो करीब आते गए, जियांग फे बड़ी संख्या में पावरफुल बायो ह्यूमंस डिटेक्ट कर सका। भले ही जियांग फे और बाकी दो ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, उन्होंने जापानीज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का हिसाब नहीं लगाया था। बीच पहुंचते ही रेडार रेंज से बचना टेक्निकली इम्पॉसिबल था। लेवल 5 बीस्ट की हार के बाद जापानीज हाई अलर्ट पर थे। चाहे शिप हो, लॉग हो या बॉक्स,
कोई भी चीज जिसकी साइज उनके प्रीसेट डिटेक्शन सिस्टम के क्रॉस सेक्शन में फिट बैठे, जापानीज को अलर्ट कर देती। उन्हें परवाह नहीं थी कि ये मेटा ह्यूमंस का अटैक है या रेफ्यूजीज। जापानीज इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेज देते। अगर इन्फिल्ट्रेटर्स मेटा ह्यूमन होते तो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते। रेफ्यूजीज को तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए जबरदस्त कीज कर लिया जाता। जियांग फे और बाकी टीम्स को शोर पर आते ही डिटेक्ट कर लिया गया था। उस समय उनके बेस में अलार्म्स बज उठीं और बायो ह्यूमंस की टीम्स इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी गईं। 15 किलोमीटर कुछ के लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन बायो ह्यूमंस पैदल नहीं आ रहे थे, वो फास्ट थे। जब जियांग फे और बाकी टीम रेडी हुई, रोरिंग इंजिन्स की आवाज सुनाई दी। ये आर्मर्ड व्हीकल था जो सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि जापानीज किसी भी सिचुएशन के लिए वेल इक्विप्ड थे। उन्होंने जियांग फे को कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी। व्हीकल से उतरते ही उन्होंने तुरंत जियांग फे और टीम पर फायर खोल दी। इवेड करो और अटैक करो, जियांग फे ने कहा और रेनिंग बुलेट्स इवेड करते हुए आगे बढ़ता रहा। बायो ह्यूमंस कॉमन मिनी गन्स यूज कर रहे थे जो वीक थीं। मिनी गन्स मार्शियल आर्टिस्ट्स को सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं पहुंचा सकती थीं, लेकिन बुलेट्स की बारिश में हिट होने से उनकी स्टैमिना बहुत तेजी से डिप्लीट हो जाती। 0541 गिव मी अ सिट रेप रिपोर्ट देयर आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स माउंटेड विद मेटल प्रोजेक्टाइल बेस्ड वेपन्स थ्रेट लेवल लो बायो ह्यूमन काउंट 128 100 intermediate level 2 biohumans, 20 pinnacle stage level 2 biohumans, 8 beginning stage level 3 biohumans. Overall threat assessment low. थैंक्स, जियांग फे ने कहा और डिफेंस छोड़कर ऑफेंस पर एनर्जी फोकस करने लगा। 128 बायो ह्यूमंस काफी हो सकते थे, लेकिन जियांग फे को उनसे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये लोग इन्फिल्ट्रेटर्स को स्काउट करने भेजे गए थे। अगर इन्फिल्ट्रेटर्स सिर्फ रेफ्यूजीज होते तो ये आसानी से उन्हें कैप्चर कर लेते। हायर लेवल कॉम्बैटेंट्स से लड़ने के लायक नहीं थे। एक ब्लिंक में जियांग फे ने अपनी तरफ फायर्ड सारी बुलेट्स डॉज कर ली और नियरेस्ट व्हीकल तक फ्लैश स्टेप कर गया जहां एक बायो ह्यूमन मिनी गन माउंट किए बैठा था। जियांग फे ने जोर से ग्रंट किया और पहले से तैयार चेंगिंग स्वॉर्ड घुमाई। चेंगिंग स्वॉर्ड वाइकवन में जानलू स्वॉर्ड जैसी ही थी, लेकिन वैल्यूम कोटिंग नहीं थी जो मेटा ह्यूमंस के लिए लीथल होती। पावरफुल एनिमी आने की सूरत में वो बिना किसी को नोटिस किए स्वॉर्ड स्विच कर सकता था। बूम! स्वॉर्ड स्विंग एनर्जी से इम्ब्यूड थी। जियांग फे के लिए ऐसा स्किल यूज करना केक जैसा था। नेचुरली ये सिर्फ सर्टेन एक्सटेंट तक यूजफुल था। स्विंग पर कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी उतनी पावरफुल होती जब तक एनिमी मेले रेंज में हो। टारगेट से जितना दूर एनर्जी प्रोजेक्टाइल को उतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता, पावर डिमिनिश हो जाती। जियांग फे से ब्लास्टेड क्रेसेंट एनर्जी ने व्हीकल डिस्ट्रॉय कर दिया, एक्सप्लोड हो गया और उस पर सवार लगभग सारे एनिमीज मर गए, देखते हुए कि एक आदमी कितना पावरफुल है। बाकियों ने जल्दी से व्हीकल्स में बचे सारे सोल्जर्स को उतरने और अटैक करने का कमांड दिया। व्हीकल के अंदर रहना खुले में खड़े रहने जितना ही वल्नरेबल था। जियांग फे बहुत पावरफुल था। आर्मोर्ड व्हीकल्स जापानीज के लिए सिर्फ बड़े मेटल कॉफिन थे। कुछ और स्विंग्स के साथ जियांग फे ने सारे व्हीकल्स डिस्ट्रॉय कर दिए। मिनी गन्स न रहने पर पीछे दूर खड़ी लड़कियां आखिर में ऑफेंस पर स्विच कर सकी। सबसे पहले आगे दौड़ी शुए एहोन, पुराने फैशन के क्यूपाओ में लड़की। फिर भी उसकी स्किल्स फॉर्मिडेबल थीं। लड़की प्रैक्टिकली लंबे स्वॉर्ड के साथ तेजी से नाच रही थी। जियांग फे की आंखों में वो स्वॉर्ड की ब्यूटीफुल गॉडेस जैसी लग रही थी। जापानीज की आंखों में वो ग्रिम रीपर थी। बुरा नहीं, उसकी स्वॉर्ड स्किल्स मुझसे डेफिनेटली बेहतर है, जियांग फे ने कहा। सरप्राइज नहीं क्योंकि लड़की कई सालों से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। उसने सिर्फ कुछ दिनों की प्रैक्टिस मैनेज की थी, लेकिन जियांग फे की ट्रू कॉम्बैट प्रोवेस उससे बहुत आगे थी। शुए आहून के बाद ट्विंस आईं। दोनों की स्वॉर्ड स्किल्स शुए आहून जितनी एलिगेंट और लीथल नहीं थी, लेकिन दोनों सिंक में थीं। अकेले यांग किंग या यांग पो पावरफुल ना हो, लेकिन दोनों साथ हों तो हायर थ्रेट बन जाते। उनकी किलिंग स्पीड शुए आहून जितनी ही फास्ट थी। तीनों लड़कियों की तेज किलिंग के मुकाबले दिंग मेंगहन धीमी थी। वो 9 टेल्स व्हिप यूज कर रही थी जो एक समय में सिर्फ एक एनिमी स्लैश कर सकती थी। उसकी मूवमेंट स्लगिश और स्लो थी। लग रहा था जैसे वो खेल रही हो, मार नहीं रही। बाकी 3 लड़कियां जियांग फे के करीब थीं। सोरिंग क्लाउड सेक्ट की शांगगुआन की मार नहीं रही थी। वो बस वहां खड़ी थी और सिर्फ तब हिलती जब कोई बुलेट उसकी तरफ आती। उसकी आंखें हमेशा की तरह डेड थीं। आधा चेहरा मास्क से ढके होने के बावजूद जियांग फे बता सकता था कि वो डेड कॉर्प्स जितनी इमोशनलेस है। शायद डेड कॉर्प्स भी एंग्विश्ड एक्सप्रेशन दिखा सकती। अजीब था क्योंकि शांगगुआन की वहां खड़ी रही, हिली नहीं, जैसे बैटल से उसे कोई मतलब ना हो। लियन फेई पंचेज और किक्स से कुछ एनिमीज को फेंड ऑफ करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसके आसपास काफी ब्रीदिंग स्पेस मिला तो उसने केस से फ्लूट निकाली और लिप्स माउथ पीस पर रख दिए। लड़की ने धीरे से सांस ली और आंखें बंद कर ली। जैसे ही फ्लूट में फूंका, बीच पर एक ब्यूटीफुल मेलेडी गूंज उठी।
जियांग फे कसम खा सकता था कि मेलोडी सुनते ही उसकी मूवमेंट तेज और ज्यादा प्रिसाइज हो गई। माइंड क्लाउडेड नहीं रहा, वो प्रॉपरली फोकस कर सका। ये सिर्फ शो की शुरुआत थी। मेलोडी क्रेशेंडो पर पहुंची तो जियांग फेई ने नोटिस किया कि उससे दूर खड़ा एक बायो ह्यूमन सोल्जर अचानक सिर गायब करके गिर पड़ा। उसने ध्यान दिया जब अगला क्रेशेंडो आया और देखा क्या हुआ। एनिमी का सिर बलून की तरह एक्सपैंड होने लगा। जैसे ही मेलोडी सबसे लाउड पॉइंट पर पहुंची, सिर पॉप हो गया। एनिमी तुरंत मर गया। जब बेचारा सोल्जर समझ नहीं पाया उसके साथ क्या हुआ, जियांग फे और बाकी टीम लियान फेई से इम्प्रेस्ड और डर गए बिना नहीं रह सके। लड़की बेस्ट असैसिन बन सकती अगर फ्लूट की आवाज न होती। उसकी किलिंग मेथड सच में फॉर्मलेस थी। जब लियान फेई फ्लूट बजा रही थी, उसी सेक्ट की फेलो स्टूडेंट युन यू ह्यूज मेटल स्टिक से उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। उसकी फाइटिंग स्टाइल प्योरली डिफेंसिव थी। वो एनिमी के अटैक का इंतजार करती फिर अटैकर पर पनिशिंग ब्लो देती। यांग सिस्टर्स की तरह युन यू और लियान फेई अच्छा कॉम्बो थी। फ्लूट बजाने में ह्यूज कंसंट्रेशन लगती है, इसलिए यून यू डिफेंडर का रोल फिल करती ताकि वो बिना अटैक के फ्लूट बजा सके। क्या तुम फाइट में ज्वाइन करने वाली हो? जियांग फे ने शांग ग्वानकी को चीख कर पूछा जो अभी भी एक कोने में खड़ी थी। मुझे जरूरत नहीं, इमोशनलेस लड़की ने कहा। उसकी आवाज सुनकर जियांग फे ब्लोन अवे हो गया। भले ही शब्दों में कोई इमोशन ना हो, आवाज स्वीट थी। जियांग फे ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच कहे तो उसने काफी मूवीज और एनीमे देखे थे, ये जानने के लिए कि जब कोई लड़की चेहरा मास्क करके कोल्ड एयर्स दिखाती है तो वो सॉलिम गहरी हस्की आवाज में बोलती है। बहुत ठीक, जियांग फे ने जवाब दिया। वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता था क्योंकि एनिमीज इतने वीक थे कि उन्हें फिजिकल गन्स पर डिपेंड करना पड़ रहा था। भले ही पहले मिनट में उन्होंने फाइट लगाई, मेन वेपन्स खोने के बाद वो बेसिकली स्केयर क्रोज बन गए जो घूम सकते थे। थ्रेट लगभग नॉन एग्जिस्टेंट होने की वजह से जियांग फे ने सोचा ये अच्छा मौका है लड़कियों को बैटल में देखने का। वो उनकी फाइटिंग स्टाइल सीख सकता था और जरूरत पड़ने पर कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर सकता था।